चलो ठीक है, हम स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके, और स्टार्ट कर देंगे। देख लेते हैं रिकॉर्डिंग कंटिन्यू है कि नहीं। बताओ जरा, मेरा स्क्रीन विजुअल है सबको? यस सर। चलो ठीक है, ये दिख रहा है। ओके, एक सेकंड। ठीक है, रिकॉर्डिंग। तो आज हम लोग करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चंस में जो सीपी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, तो बताई हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो उसी में कुछ टॉपिक्स जो पिछले क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश किए थे, तो पता चला कि बहुत चीज़ हम तुम लोगों को नहीं इंट्रोड्यूस किए हैं, जो स्टार्टिंग में ही फेस करना पड़ जाएगा। वो है कि वो सब पढ़ना आगे है, लेकिन स्टार्टिंग में वो सब फेस करना पड़ जाएगा, जैसे सॉर्टिंग, सर्चिंग, है ना। तो हम सोच रहे हैं कि कुछ ट्रिक्स ऐसा है जो पहले से जान लो, बाकी वो सब बना कैसे है वो सब हम लोग डीएसए सेक्शन में कवर करेंगे। पर वो सब हम लोग भी जब पढ़े थे तो पहले से ही जान लिए थे, तो हम सोच रहे हैं कि आज उस चीज़ को कवर कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में तुम लोग डिफ़िकल्टी ना फेस करो। ओके, तो एक सेकेंड। ओके, मेरा आवाज़ जा रहा है? हेलो, आवाज़ जा रहा है मेरा? कोई बताओ उसके यस बाद। सर। चलो ठीक है। तो ऐसा करते हैं, कोड ही करेंगे, और बेसिकली हम लोग वेबसाइट पे भी जाके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम कोड करके कुछ चीज़ें तुम लोगों को बता देते हैं, है ना। तो ये मेरा प्रीवियस प्रोजेक्ट खुल चुका है जिसमें बनाए थे। जेन मोड ऑन है। तो देखो, अगर तुम्हारा वीएस कोड जेन मोड में हो तो तुम चाहो तो टेम्पररी मेनू बार ला सकते हो अल्ट क्लिक करके, है ना। तो अल्ट क्लिक करोगे तो मेनू बार आ सकता है। तो हम क्या करते हैं ना, वापस से नॉर्मल मोड में चले जाते हैं फिलहाल के लिए, और एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। नहीं तो वहीं रहते हैं, ये क्लीनर लेआउट के लिए है, इसलिए अच्छा लगता है देखने में, थोड़ा क्लीन रहता है। तो चलिए ठीक है। तो हम लोग आज कुछ तरीका देखेंगे सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये सब के लिए, ठीक है। उसी के लिए हम लोग जमा हुआ है। तो एक सेकंड, कुछ मिनट दो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम अपना यूजुअल तरीका अपना रहे हैं फोल्डर क्रिएट करने के लिए, ये सब बता चुके हैं। MKDIR से फोल्डर बनता है, और आज डे 16 है। ओके, और हम डे 16 में चले जाते हैं ताकि सारा फाइल वहीं पे बनाने वाले हैं। main.cpp फिर से, और फिर से हम इसको हाइड कर देते हैं ताकि क्लीन हो जाए। ओके, और एक बार फिर से रिकॉर्डिंग वेरीफाई कर देते हैं। स्क्रीन शेयर है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं सबसे पहला और बेसिक काम, चूँकि C++ है तो उसका फाइल तो लिखना ही पड़ेगा। ये जो हम लोग स्टार्टिंग में लिखते हैं ना, इतना पूरा, ज़्यादातर लैंग्वेजेस में देखोगे तुमको बॉयलर प्लेट मिलेगा एक, है ना। बॉयलर प्लेट क्या होता है कि इतना जो तुमको बाय डिफॉल्ट लिखना ही होता है हर एक फाइल में, ठीक है। तो उसको क्या करता है, जो बेसिक कोड जो हर एक फाइल में नेसेसरी है, तो उसको बॉयलर प्लेट का नाम दे दिया है। C++ के पास भी है, कुछ एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल करना पड़ता है बॉयलर प्लेट के लिए, हालांकि हम वो सब रखे नहीं हैं, ठीक है। लेकिन इतना तुम कह सकते हो कि ये तुम्हारा C++ का बॉयलर प्लेट है, ठीक है। HTML सब पढ़ोगे, वेब में पढ़ोगे तो ये टर्म सुनोगे तो तुमको बस पता होना चाहिए कि आखिर बॉयलर प्लेट होता क्या है, ठीक है। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि इसको अगर नहीं जानोगे तो कोई दिक्कत होगा, कुछ लोग बोलेगा तो पता होना चाहिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक ना,
ये सी प्लस प्लस का तुम्हारा बॉयलर प्लेट है। मतलब ये वो कोड है, कोड का ये वो पार्ट है जो हर एक सी प्लस प्लस फाइल कंटेन करता है, तो उसको तुम बॉयलर प्लेट कह सकते हो। तो बस इसको दिमाग में रखना है ना। कोई बोलेगा कि तुमको सी प्लस प्लस का बॉयलर प्लेट लिखो, तो समझ जाना कि तुमको इतना चीज़ लिखने के लिए बोल रहा है ना। ये मत समझ जाना कि बॉयलर प्लेट तो हमको पता ही नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, कुछ तरीका पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कुछ हेडर फाइल्स है, ठीक है। जैसे कि देखो हैश इंक्लूड सी मैप, ये हेडर फाइल्स, इसके बारे में तुम लोग जानते हो, ठीक है। तुम लोगों को बताए वेक्टर, ठीक है, वेक्टर्स का भी अपना खुद का हेडर फाइल है, ठीक है। और भी तुमको आगे जाके पता चलेगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का भी खुद का अपना फाइल है, या तो तुम string डॉट एच लिखो या फिर सी स्ट्रिंग लिखो, दोनों बात बराबर है, ठीक है। और भी बहुत सारा हेडर फाइल है, ठीक है। जैसे कि एक यूटिलिटी नाम का हेडर फाइल है, ये देखो ये, ठीक है। तो देखो कभी ऐसा अगर सिनारियो आता है तुम्हारे पास कि तुम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, है ना। कभी अगर ऐसा सिनारियो आता है जब तुम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और तुम मल्टीपल हेडर फाइल्स इंक्लूड करने का तुमको ज़रूरत पड़ रहा है, तो तुम इतना सारा को इंक्लूड ना करके तुम एक शॉर्टकट लिख सकते हो। हम इस सब को कमेंट कर देते हैं और मेरे पास एक अकेला हेडर फाइल होगा, हैश इंक्लूड bits स्लैश, ये ऑटो कंप्लीशन किया, bits स्लैश stdc++.h, ओके। तो ये अगर तुम इंक्लूड कर देते हो तो इसका क्या बेनिफिट होगा, bits/stdc++.h, स्पेलिंग तो सही है, पता नहीं ये एरर क्यों दे रहा है। अगर ये तुम इंक्लूड करते हो, ओके, तो क्या होगा ना कि तुमको बाकी सारा चीज़ को यूज करने के लिए उसको बार बार इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। ना ही तुमको आईओस्ट्रीम का ज़रूरत है, ना ही वेक्टर का ज़रूरत है, ना ही स्ट्रिंग डॉट एच का ज़रूरत है, किसी भी चीज़ का नहीं। ये सारा का सारा हेडर फाइल बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड कर देता है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना, वेबसाइट पे तुमको ये चीज़ दिखने को मिलेगा बार बार, ठीक है। तो तुम ये मत सोचना कि ये चीज़ है क्या, तो इसको रखना कि ये क्या करता है, बाकी सारा हेडर फाइल तुम्हारे लिए खुद ब खुद इंक्लूड कर देता है। ये एरर दे रहा है, VS कोड एरर दे रहा है, ठीक है। पता नहीं ऐसा क्यों एरर दे रहा है, हो सकता है मेरे में BS ये जो हम हेडर फाइल दिए हैं ये नहीं होगा मौजूद, क्योंकि हम दूसरा कंपाइलर कलेक्शन यूज कर रहे हैं, कर तो रहे हैं MinGW, लेकिन हो सकता है बहुत सारा में, जैसे मैक में तुमको ये देखने को नहीं मिलेगा, एप्पल वन, तो वो लोग क्या करता है खुद से क्रिएट करता है। फिलहाल हम वो सब नहीं सीखने वाले हैं कि कैसे क्रिएट करता है। अगर यहाँ काम नहीं किया तो हम दूसरा एडिटर खोल के दिखा देंगे कि ये काम कैसे करता है। फिलहाल के लिए तुमको इसका एक डेमो देते हैं, देखते हैं यहाँ काम करता है कि नहीं। तो हम हेलो प्रिंट करवा के दिखा देते हैं। ये तुमको पता है सी आउट सीन किस में मौजूद है, तो इसको कमेंट करते हैं। तुमको पता है कि सी आउट और सीन तुम्हारा आईओ स्ट्रीम में मौजूद है। तो अगर ऐसा हम लिखते हैं तो देखो g++ main.cpp, कोई एरर नहीं दिया और रन करवाने के बाद हेलो प्रिंट कर दिया। लेकिन हम क्या करते हैं ना, आईओ स्ट्रीम अगर कमेंट कर देते हैं, इस आईओ स्ट्रीम को कमेंट कर दिए, तो अब तुम इसको रन नहीं करवा सकते हो। अभी ये बोलेगा कि हम देखो सी आउट को पहचानते ही नहीं है। अभी देखो किए तो ये क्या बोल रहा है, सी आउट को हम नहीं पहचानते हैं। देखो क्या बोल रहा है, std सी आउट इज डिफाइंड इन हेडर आईओ स्ट्रीम। ये बता रहा है तुमको कि आईओ स्ट्रीम हेडर में सी आउट डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो हो सकता है यू मे वांट टू इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये बता रहा है तुमको, एक सजेशन दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, इस बार क्या करते हैं, आईओ स्ट्रीम तो तुम जानते हो, उसको इंक्लूड करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, ऊपर वाला करते हैं, इसको अनकॉमन, उसको इंक्लूड करके देखते हैं क्या अभी भी एरर देता है। VS कोड तो दे रहा, लेकिन हमको एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर VS कोड एरर दे रहा है, बात तुमको दिखा रहा है, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, हैश इंक्लूड एरर डिटेक्टेड, प्लीज अपडेट योर इंक्लूड पाथ। इसको इग्नोर कर दो। अगर ऐसा एरर तुम्हारा VS कोड दे रहा है तो इसको इग्नोर कर दो, ठीक है, ठीक है। डिसेबल एरर, ठीक है, इसको डिसेबल कर दिए ताकि यहाँ पे हमको वो चीज़ एरर ना दे इस चीज़ के लिए, ठीक है।
तो हम उसको डिसेबल कर देंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि ये चीज़ तुम्हारा सही है, और नहीं यकीन होता है तो तुम इसको कंपाइल करके देख लो। अभी जी प्लस प्लस से किए ना, देखो अभी कोई एरर नहीं आया, फिर से तुम कंपाइल करके देख लो, कोई एरर नहीं आने वाला है। बोला हमको आईओस्ट्रीम इंक्लूड करने के लिए, नहीं, क्योंकि ये BITS/stdc++ ये तुम्हारा सारा का सारा हेडर फाइल इंक्लूड कर देता है। चलो इस बार क्या करते हैं, हम वेक्टर बना के वेक्टर को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं वेक्टर, वेक्टर बनाए, देखो तुमको ऑटो कंप्लीशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, लेकिन इस सब चीज़ से डरना नहीं है, मतलब सोचना नहीं है कि वो गलत है, ठीक है। बस वो तुमको VS कोड रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि ये तुम्हारा चीज़ सही है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये जो है ना, हम ये कहेंगे कि अगर तुम कोड करते हो तो ऑटो कंप्लीशन को कुछ समय तक, जब तक तुम्हारा स्टार्टिंग पीरियड है, लर्निंग पीरियड है, तब तक यूज करो, उसके बाद इस चीज़ को छोड़ देना। ऑटो कंप्लीशन का आदत नहीं है, हम जो तुमको यहाँ पे कोड करके दिखा रहे हैं हम ये नहीं यूज करते हैं, हम जो यूज करते हैं उसमें जरा सा भी ऑटो कंप्लीशन नहीं है, ओके। तो ये जो तुमको VS कोड दिखा रहे हैं, हम कभी भी VS कोड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये हैवी भी है कंप्यूटर के लिए, बहुत ज़्यादा बैटरी भी खाता है, तो हम तो Vim ही यूज करते हैं, जिसमें ऑटो कंप्लीशन और कोई भी फीचर्स तुमको नहीं मिलेगा, लेकिन वो काफ़ी अच्छा एडिटर है, तुम लोगों को सिखाएंगे कैसे Vim पे काम किया जाता है ना। तो हम कहेंगे कि स्टार्टिंग है तो ऑटो कंप्लीशन यूज करो, कोई बात नहीं, हिंट देता है, बिगिनर के लिए काफ़ी फ्रेंडली है, लेकिन टाइम आने के बाद तुमको उसको छोड़ देना चाहिए, वरना कभी इंटरव्यू में बैठोगे और बोलेगा तुमको व्हाइट बोर्ड इंटरव्यू, व्हाइट बोर्ड इंटरव्यू में क्या होता है ना, तुमको व्हाइट बोर्ड पे लिखना पड़ता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाओगे तो व्हाइट बोर्ड इंटरव्यू लेता है, या फिर तुमको बोलेगा गूगल डॉक पे इंटरव्यू देने के लिए, ऑनलाइन मीटिंग में, अच्छा अच्छा कंपनी में जाओगे ना तो वो नहीं बोलेगा कि तुम VS कोड में या फिर कोई एडिटर में टाइप करो, वो जानता है कि ये सब तुमको सिंटैक्स हाइलाइटिंग या फिर तुमको ऑटो कंप्लीशन देता है, वो बोलेगा गूगल डॉक में जाके टाइप करो, तो वहाँ तो तुमको कोई कंप्लीशन नहीं मिलने वाला है, और इसका आदत रहा तो तुम फंस जाओगे, इसलिए इसको अवॉइड करो, ठीक है। और हम करेंगे कुछ क्लासेस के बाद, हम इस चीज़ को VS कोड को छोड़ देंगे, तुमको बताएंगे पहले कि Vim को कैसे यूज करते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। प्रोबेबली एक दो क्लास के बाद हम उस चीज़ को कवर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो हम वेक्टर पे आ रहे हैं, वेक्टर पे आ रहे हैं, तो देखो हम वेक्टर को यूज करते हैं और एक वेक्टर V नाम का बनाते हैं, V नाम का वेक्टर बनाते हैं, ओके। और इसमें क्या करते हैं ना, एक दो वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं, v डॉट पुश अंडरस्कोर बैक 1 इंसर्ट कर देते हैं, 2 इंसर्ट कर देते हैं, 3 इंसर्ट कर देते हैं, 4 इंसर्ट कर देते हैं, ओके। और इस वेक्टर को अब प्रिंट करवा लेते हैं, ओके, इस वेक्टर को प्रिंट करवा लेते हैं। तुम लोगों को फॉर ईच लूप हम बताए हैं, ठीक है, प्रिंटिंग वेक्टर यूजिंग फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप के बारे में बताए हैं तुम लोगों को कि वो क्या करता है, एवरी एलिमेंट के पास जाता है, उसको खुद में स्टोर करता है और उसको प्रिंट करता है। तो ऑटो एक्स बताते हैं अभी क्या होगा, ठीक है, हालांकि ये सब बता चुके हैं, लेकिन एक बार इसको देख लो, ऑटो एक्स और v, ठीक है, और हम क्या करेंगे, सी आउट करेंगे एक्स को, ठीक है, और सॉरी ऐसे नहीं एक्स, ऐसे एक्स करेंगे तो वो हो जाएगा ना, स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, और इस ये तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा फॉर ईच लूप की तरह। जरा देखो, हम तुमको बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि वेक्टर मेरा काम करेगा कि नहीं, क्योंकि हम वेक्टर को देखो इंक्लूड नहीं किए हैं, कमेंटेड है वो, तो देखो सेव कर चुके हैं, और फिर से g++ मेन डॉट, देखो काम कर गया, एरर नहीं आया, ठीक है, एरर नहीं आया, और कंपाइल करवाने के बाद तुम देखो तुम्हारा 1 2 3 4 प्रिंट हो जाता है। तो तुमको ये चीज हमेशा याद रखना, इसी के लिए हम इतना भाषण दिए, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये तुम्हारा डेमो है कि कैसे काम करता है, ज्यादातर वेबसाइट पे तुमको ये चीज देखने को मिलेगा, पिछली बार हम लोग हैकर रैंक पे देखे थे ये चीज, इसलिए तुम लोगों को कवर करवा दिया। अब देखो वेक्टर चूंकि लिख ही चुके हैं, तो हम तुमको इसी पे दो तीन चीज और बताते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, इसको टॉप पे कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, एक और बनाते हैं, ठीक है, इसको बनाते हैं
इसमें 6 डाल देते हैं। सॉर्टिंग बताएंगे अभी, ठीक है। हम आज ट्रिक्स ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम तुमको ये बताएंगे कि सॉर्टिंग कैसे बना है, ठीक है। हम तुमको ये बताने वाले हैं क्या क्या तरीका तुम लोगों के पास मौजूद है। हम लोग फंक्शंस पढ़ने वाले हैं और आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो कि अनऑर्डर्ड मैप है, हैश टेबल। ओके, ये हालांकि डीएसएस सेक्शन में कवर करना चाहिए हैश टेबल को, डीएसएस सेक्शन में, लेकिन हम लोग यहीं पे कवर कर रहे हैं क्योंकि उसका यूज पड़ेगा तुम लोगों को, काफ़ी यूज पड़ेगा। पिछले क्लास में हमको यूज पड़ गया था, ठीक है। तो वो आसान कर देता है तरीका बहुत सारा चीज़, और डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखो, ये हुआ तुम्हारा फॉर ईच लूप। यहाँ पे ये क्या कर रहा है पता है, ये जो तुम्हारा है ऑटो एक्स, ओके, ये जो ऑटो एक्स है ये क्या कर रहा है कि पहले बोल रहा है कि एक्स नाम का कोई एक वेरिएबल बनाओ, ठीक है। यहाँ ऑटो के बदले तुम इंट भी लिख सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि वेक्टर का, हम चूंकि वेक्टर पे इटरेट कर रहे हैं ना, इटरेट करना मतलब उसका एवरी एलिमेंट के पास जाना, उस पर लूप करना, ठीक है। तो हम वेक्टर पे इटरेट कर रहे हैं, तो ये एक्स में ऑटोमेटिकली बता देगा कि हमारा वैल्यू इंटीजर टाइप का होने वाला है। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो फॉर इंट एक्स। तो ये क्या करेगा, ये काम कैसे करता है तुमको, एक सेकंड रुको, अगर तुम लोगों को नहीं मालूम तो देख लो, और अगर मालूम है तो भी एक बार देख लो, ठीक है। ये काम कैसे करेगा, तो क्या करते हैं, क्या नाम है, ठीक है, ठीक है, एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो काम कैसे करेगा, देखो वेक्टर जैसे मेरा बना हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम क्या लिखे, फॉर इंट एक्स और कॉलन दिए, और मेरा वेक्टर का नाम दे दिए जो v नाम का वेक्टर था, ठीक है, जो v नाम का वेक्टर था, और जिसमें 1 2 3 4 5 स्टोर्ड था 6 तक, ठीक है। फॉर ऑटो एक्स ये v तक हम क्या किए कि पहले बोले कि तुम x नाम का एक वेरिएबल बनाओ, तो ये x नाम का कहीं वेरिएबल बना लिया होगा, ठीक है। अब ये बोला कि तुम v का, फॉर ईच लूप क्या कहता है कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ v, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ v, अब v का एवरी एलिमेंट के पास जाओ, उसको x में स्टोर करो। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले हमारा लूप चलेगा और यहाँ पे जाएगा फर्स्ट एलिमेंट के पास और उसको x में स्टोर कर देगा। तो x बराबर क्या हो गया 1, ठीक है। फिर क्या करेगा, अब इसके नीचे क्या लिखे थे हम, सी आउट एक्स लिखे थे और स्पेस दे दिए थे ना, ये कर रहे थे और इस लूप को एंड कर दिए थे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, x में जाके स्टोर कर देगा और फिर x को आउटपुट करेगा, ठीक है। तो x को आउटपुट करेगा तो मेरा आउटपुट क्या होने वाला है 1, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, अब जब हो गया आउटपुट, फिर ये लूप चलेगा। ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि v के पास एलिमेंट है। हम इसको साइज नहीं बताए, हम इसको क्या बता रहे हैं कि वेक्टर का एवरी एलिमेंट पे जाओ। तो वेक्टर में जब तक एलिमेंट होगा ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें ये लूप का क्या फायदा है कि हमको साइज नहीं बताना पड़ता है। अगर किसी चीज का साइज नहीं पता है तो ये सिर्फ वेक्टर पे नहीं, अरे पे भी काम करेगा, स्ट्रिंग पे भी काम करेगा, ठीक है। तो देखो, तो फिर ये क्या करेगा, हमारा जो एलिमेंट है अब वो बढ़ जाएगा, ठीक है, अब वो बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ आएगा, ठीक है, इसके पास आएगा, फिर x में जाके 2 को स्टोर कर देगा, फिर 2 को प्रिंट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। फिर x में फिर प्रिंट होने के बाद ये एलिमेंट नेक्स्ट पे चला जाएगा, फिर x में जाके 3 को स्टोर करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, ऐसे ही करके हमारा 4 5 6 तक प्रिंट होगा। लास्ट के बाद जब जाएगा तो उसके बाद कोई एलिमेंट है ही नहीं तो ये छोड़ देगा, ठीक है। ये हमारा फॉर ईच लूप काम करता है। तो पता है यहां पे हम ऑटो लिख दिए थे ना, फॉर ऑटो एक्स, तो ऑटो क्या करता है ना कि वेक्टर का एवरी एलिमेंट इंटीजर टाइप का है ना, तो इसमें क्या लिखाएगा, ऐसे बनेगा ऑटो एक्स इज इक्वल्स टू 1, ऐसा आएगा। तो जब हम ऐसा लिखते हैं ना ऑटो एक्स इज इक्वल्स टू 1,
तो जैसे पाइथन में बोलते हो ना कि हम लोगों को डेटा टाइप नहीं लिखना पड़ता है, यहाँ भी कुछ कुछ बेसिक में डेटा टाइप अगर नहीं भी लिखे ना तो हमारा काम कट जाता है। जैसे कि डेमो तुमको दिखाए अगर कि ऑटो कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है, इसके बारे में भी जानो। ऑटो, ठीक है, तो सॉरी कमेंटेड है। जैसे कि देखो ऑटो, अगर हम सॉरी ऑटो यहाँ पे ए ले लेते हैं, ऑटो ए ले लिए और ए बराबर अगर 1 लिखे, ठीक है, और उसके बाद क्या किए हम इस ए को सी आउट करवाते हैं, सी आउट ए इन डेल, ठीक है। देखो जरा ये सी आउट होता है कि नहीं, G++ main डॉट cpp और रन करवाए। देखो पहले ये 1 आया उसका वाला ए वाला, देखो पहले ए सी आउट किया, ठीक है, और उसके बाद ये, तो ये ऑटो इंट ए लिखते थे ना हम लोग, ऑटो भी लिखेंगे तो बहुत जगह वो खुद ऑटो में खुद ब खुद समझ जाता है कि उसका डेटा टाइप क्या होने वाला है। ओके, एक आई थिंक एक फंक्शन होता है जो डेटा टाइप चेक करता है, हमको याद नहीं है एग्जैक्टली क्या नाम का वो फंक्शन होता है, शायद टाइप ऑफ होता होगा, ट्राई करते हैं, ठीक है, हमको याद नहीं है एग्जैक्टली, चेक करते हैं। चलो टाइप ऑफ नाम का फंक्शन नहीं है, शायद टाइप नाम का हो, देखते हैं। चलो टाइप नाम का भी फंक्शन नहीं है, क्या नाम था, ठीक है। कुछ पल के लिए हम ऐसा करते हैं ना, ये तो जानते हो ना तुम साइज ऑफ ए, ठीक है, साइज ऑफ नाम का तो फंक्शन हम लोगों के पास मौजूद है ना, जो कि बता देता है कि उसका साइज क्या है, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कि 4 बाइट का बन रहा है कि नहीं, देखो 4 आया ना, तो इससे तुम गेस कर सकते हो कि ये 4 बाइट का जगह ले रहा है, ये तुम्हारा इंटीजर है, और नहीं अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये तुम्हारा इंटीजर है कि नहीं, तो ए में तुम 5 ऐड करके देख लो तुम्हारा वो इंटीजर की तरफ परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, है कि नहीं। तुम अगर साइज ऑफ से भी सोचोगे कि नहीं कोई और चीज होगा जिसका 4 बाइट साइज होगा, तो हम a+5 करके देखते हैं, मेरा आंसर 6 आना चाहिए, अगर वो इंटीजर होगा तो आना चाहिए ना, देखो 6 आया ना, तो तुम समझ गए कि ए इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर किया। ओके, तो यही है, ऑटो लिखने से बहुत जगह आसान हो जाता है, और लिख सकते हो इसको जहां तुम चाहो, ऑटो लिख सकते हो अगर तुमको डेटा टाइप नहीं अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। तो यही इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए, ऑटो लिख दिए थे, हालांकि इंटीजर लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत जगह तुमको पता चलेगा जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो हम वहाँ क्या करते हैं ना, ऑटो यूज कर लिया करते हैं, ठीक है। जैसे दिखाएंगे एक दो एग्जांपल, फिलहाल के लिए हम तुमको ये सब तो बता दिए, फॉर ईच लूप, ये काफ़ी काम आने वाला है सीपी में, ठीक है, ठीक है। अब तुमको ये तुम्हारा ऑटो कीवर्ड, इसको भी हम लिख देते हैं कमेंट करके, ऑटो कीवर्ड है, ठीक है, ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली हैंडल डेटा टाइप्स, जैसे कि पाइथन में जो तुम बता इंट नहीं देते हो, उसमें a=5 लिखते हो, वो ऑटोमेटिक समझ जाता है, तो यहाँ a=1 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ ऑटो लगा देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा। ये C++ के पास मौजूद है, आई थिंक, हमको याद नहीं है सी के पास मौजूद है कि नहीं, लेकिन होगा आई थिंक, ट्राई करना, एरर दे दिया तो ठीक है, ठीक है, एरर दे दिया तो समझ लो नहीं सपोर्ट करता है, कुछ चीज़ तुमको हिट एंड ट्रायल करना होगा, हर एक चीज़ याद नहीं कर सकते हो तुम, है ना। तो अब हम तुमको सॉर्टिंग बताने वाले हैं, तुमको बता दें कि हम सॉर्टिंग पूरा बेसिक से नहीं बताएंगे कि सॉर्टिंग काम कैसे करता है, हम कुछ फंक्शंस बता देते हैं सॉर्ट करने के लिए, ठीक है, और उस फंक्शन को तुमको अभी याद कर लेना है, जब हम लोग डीएसए पढ़ेंगे तब सॉर्टिंग का असली देखेंगे कि कैसे सॉर्टिंग बना, वो फंक्शंस कैसे बना, हम लोग अपना खुद का वो फंक्शंस बनाएंगे। तो फिलहाल सॉर्टिंग, ठीक है, सॉर्टिंग अ वेक्टर, फिलहाल हम इस वेक्टर को सॉर्ट करने वाले हैं, ये जो टॉप में मेरा वेक्टर है, तो देखो पहले है 4 2 3 7 3 1 6 4, ओके। अब इसको हम सॉर्ट करेंगे, तो देखो वेक्टर को सॉर्ट करने के लिए तुमको क्या यूज करना होगा, सॉर्ट, ये एक फंक्शन है, ओके, ये फंक्शन है कहाँ, ये एक फंक्शन है हेडर फाइल में जिसका नाम है हैश इंक्लूड
एल्गोरिदम। फिलहाल के लिए हम इसको कमेंट करके आयोस्ट्रीम कर देते हैं, क्योंकि तुमको ये भी तो पता चलना चाहिए ना, कोई वेबसाइट अगर इसको यूज करने नहीं दिया तो तुमको ये भी पता चलना चाहिए कि कौन सा चीज किस हेडर फाइल में मौजूद है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, तुमको बता रहे हैं कि ये एल्गोरिदम में मौजूद है तुम्हारा ये सॉर्ट। ठीक है, तो देखो कहाँ गया, सॉर्टिंग है वेक्टर। तो वेक्टर को सॉर्ट करने के लिए क्या यूज करना होगा तुमको, सॉर्ट। ओके, और तुम्हारा वेक्टर का स्टार्टिंग इंडेक्स देना होगा। स्टार्टिंग इंडेक्स तो तुमको देना होगा v डॉट बिगिन। ये स्टार्टिंग एड्रेस देता है, इंडेक्स नहीं देता है, एड्रेस देता है, पॉइंटर देता है। तो तुमको बताएं कि पॉइंटर एड्रेस होता है, और एक देता है v डॉट इंड। ये तुम्हारा इंड के एक बाद वाला एड्रेस देता है जब इसको यूज करोगे। ठीक है, और फिर से इसको क्या करते हैं, प्रिंट करवा के देखते हैं, इस बार सॉर्ट करके प्रिंट करवाना। ठीक है, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे सी आउट कर देते हैं आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है, आफ्टर सॉर्टिंग, और यहाँ पे करते हैं सी आउट बिफोर सॉर्टिंग, और यहाँ पे एक इंडेल डाल देते हैं ताकि दोनों के बीच में सेपरेशन हो, इंडेल। ठीक है, अब देखो g++ main.cpp एरर आया। क्या एरर आया, तो हाँ ये v को नहीं समझ पा रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहा है, तो ये देखो वेक्टर को इंक्लूड नहीं किया ना, क्योंकि BITS को हम हटा दिए, हमको वेक्टर को भी तो अनकमेंट करना चाहिए, क्योंकि वेक्टर का यूज कर रहे हैं ना, तो वेक्टर को तो करना ही पड़ता। देखो अब फिर से कंपाइल करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, रन करवाओ। देखो बिफोर सॉर्टिंग ये था, ठीक है, आफ्टर सॉर्टिंग ये हुआ। ठीक है, अब ये तुम्हारा सॉर्टिंग कैसे किया, तो सिंपल सा है सॉर्टिंग। ये काम कैसे करता है भाई, तो इसके लिए तो हम लोग सॉर्टिंग में देखेंगे। आई थिंक ये मर्ज सॉर्ट होगा तुम्हारा। ठीक है, तो कितने तरह के सॉर्टिंग है, कौन सॉर्ट है नहीं पता, लेकिन हम लोगों का अभी तक का फास्टेस्ट मेथड सॉर्टिंग का यही है। जब भी तुमको फास्ट सॉर्ट करना हो ना, तो तुम इस सॉर्ट का यूज किया करो। ठीक है, ये हम लोगों का C++ का लाइब्रेरी खुद प्रोवाइड करवाता है ये फंक्शन। ठीक है, लाइब्रेरी खुद प्रोवाइड करवाता है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी बोलते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बोलते हैं। ओके, तो ये हमारे लाइब्रेरी के पास ये फंक्शन मौजूद है। ठीक है, मान लो अगर तुम्हारे पास अरे होता, मान लो तुम्हारे पास अरे होता, फिलहाल इसको भी कमेंट करते हैं, काफ़ी बड़ा फाइल बन रहा है। ठीक है, हम एक डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं, एक ही फाइल तुमको नहीं देना है कमेंट कर करके, एक्स कॉपी, क्या फाइल का नाम है main.cpp, और अरे डॉट नहीं इसका लिखते हैं tricks.cpp, tricks1। ओके, और ओके एफ। ठीक है, अब फिर से, अब मान लो तुम्हारा इस वेक्टर के जगह अरे होता। ठीक है, मान लो इस वेक्टर के जगह एक अरे होता, और हम क्या करते हैं, प्रिंटिंग अरे। ठीक है, तो एक अरे बना लेते हैं, इंट ARR, और यहाँ पे बना लेते हैं 1। सॉर्ट नहीं करते हैं क्योंकि सॉर्ट करने वाले हैं ना। ठीक है, काफी हो गया, और ये तुम्हारा अरे बन चुका है। याद रखो, जब तुम ऐसे ही यहाँ पे ही अरे डिफिनेशन डिक्लेरेशन सब कुछ एक साथ देते हो, मतलब यहीं पे तुम अरे खुद से डिफाइन कर देते हो, तो तुमको साइज देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे तो अरे तुमको साइज मांगेगा, लेकिन जब यहीं पे उसका वैल्यू भी डाल देते हो तुम, तो तुमको साइज देने का जरूरत नहीं है, वो ऑप्शनल है। ओके, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हेयर साइज इज ऑप्शनल। ओके, क्यों, क्योंकि तुम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो फिलहाल। अब देखो हम क्या करेंगे, बस फॉर ईच लूप तो एकदम सिमिलर काम करेगा, हम बस उसका नाम दे देंगे ARR, बन गया। बस फॉर ईच लूप पता है किसी कंटेनर पे काम करता है। कंटेनर कहने का मतलब कोई ऐसा डेटा टाइप जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, ये अरे कंटेनर है, एक तरह से
इंटीजर्स का, मतलब बहुत सारा इंटीजर का कलेक्शन है। तो ऐसा समझो कि ये कलेक्शन वाला डेटा टाइप पे काम करेगा तुम्हारा फॉर ईच लूप, जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट मौजूद हो। चाहे अरे जो कलेक्शन ऑफ इंटीजर है तुम्हारा, इंटीजर अरे, कैरेक्टर अरे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होगा तुम्हारा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी कलेक्शन ऑफ तुम्हारा कैरेक्टर होता है, ठीक है। वेक्टर ऑब्वियसली वेक्टर तो एक अरे ही है। तो फॉर ईच लूप उन सब पे काम करेगा जो तुम्हारा कलेक्शन है। ओके, तो यहाँ पे इसको सॉर्टिंग के पहले प्रिंट करवाते हैं, ये तुम्हारा बिफोर सॉर्टिंग हुआ, और ये तुम्हारा आफ्टर सॉर्टिंग, हम नाम बस चेंज कर देते हैं ARR, ठीक है। देखो यहाँ पे भी हमको अरे का साइज नहीं देना पड़ा, और इस बार क्या करते हैं हम इंट की जगह ऑटो लिख देते हैं, ठीक है, ताकि तुमको ये चीज भी मिल जाए कहीं कोड में। इंट की जगह ऑटो लिख दिए। अब इसको वेक्टर की तरह सॉर्ट नहीं करना है, ये सॉर्टिंग वेक्टर के लिए है। सॉर्टिंग एन अरे, उसका मेथड कुछ और है, उसके लिए क्या तुमको देना होगा। देखो यहाँ पे क्या दिए थे, यहाँ पे वेक्टर के टाइम में, ठीक है, वेक्टर के टाइम में हम क्या दिए थे, देखो ये जो दिए है ना, सॉर्ट v डॉट बिगिन, बिगिन, ठीक है, और एक क्या दिए हैं v डॉट एंड। ओके, तो ये क्या है, ये दोनों पता है, ये दोनों एक तरह से एड्रेस है, v डॉट बिगिन और v डॉट एंड एड्रेस है। तो वेक्टर जब होता है ना, तो ये v डॉट बिगिन इसका एड्रेस होगा, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, v डॉट बिगिन में एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, उतना नहीं लिखना चाहते हैं, टाइम लग जाएगा इसमें। v डॉट बिगिन क्या होगा, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, और v डॉट एंड में क्या होता है, एड्रेस ऑफ एलिमेंट आफ्टर द लास्ट एलिमेंट, ठीक है। मींस फर्स्ट एलिमेंट का तो एड्रेस है तुम्हारे पास v डॉट बिगिन में, v डॉट एंड का एड्रेस ये नहीं है, एड्रेस ऑफ लास्ट एलिमेंट नहीं है, लास्ट के एक बाद वाला एड्रेस है, ये तुम्हारा देगा v डॉट एंड, ठीक है। तो ये क्या होता है पता है, v डॉट एंड का इक्वल कभी नहीं होता है, ये तुमको सॉर्ट करेगा, सॉर्ट करेगा तब तक करेगा जब तक तुम्हारा सॉर्टिंग जो तरीका से करता होगा, जैसे ही उसको v डॉट एंड मिल जाता होगा ना, सॉर्टिंग छोड़ देता होगा, ठीक है, क्योंकि समझ गया कि अब एंड ऑफ एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो v डॉट एंड क्या देता है, एड्रेस ऑफ तुम्हारा लास्ट एलिमेंट, ये याद रखने का। ओके, तो हो गया। और इसी तरह से हमको यहाँ पे क्या, ये क्या था, v डॉट बिगिन स्टार्टिंग एलिमेंट, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ वेक्टर, ठीक है, जहां से वेक्टर बिगिन हो रहा है, और ये एंडिंग एड्रेस ऑफ वेक्टर। ओके, लेकिन एंडिंग नहीं, आफ्टर एंड, वन एलिमेंट आफ्टर एंड, हालांकि उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है, तो समझ लो कि लास्ट इंडेक्स के एक बाद का एड्रेस वो देता था, ठीक है। तो अब इसको हम डिलीट कर देते हैं और अरे को सॉर्ट करने का तरीका बताते हैं। इसमें भी वही चीज यूज करना है, सॉर्टिंग ARR और ARR प्लस, ठीक है, अरे का साइज। अब तुमको अरे का साइज का जरूरत पड़ जाएगा इसमें, उसमें तो v डॉट बिगिन और v डॉट एंड से काम चल जाता था, यहाँ पे तुमको साइज देना पड़ेगा, ठीक है। और क्यों देना पड़ेगा बताते हैं, क्यों देना पड़ेगा बताते हैं। फिलहाल तो इसका साइज कैलकुलेट करते हैं। तुमको याद होगा हम साइज कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका बताए थे कि साइज, ऑब्वियसली साइज कोई नंबर में ही स्टोर होगा, ठीक है। इंट साइज एक वेरिएबल बना लेते हैं, और इसका एक तरीका बताए थे, साइज ऑफ ARR डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ARR ऑफ 0, ये बताए होंगे तुम लोगों को, ठीक है। ये तुमको दे देगा तुम्हारा वेक्टर का साइज। अब तुम कहोगे कि इतना गिन नहीं लेते क्या, तो गिन तो लेते तुम, ओके, या फिर यूजर तुमको साइज दे देता होगा। वेक्टर जब भी स्टोर करोगे तो यूजर तुमको साइज दे ही देगा, सॉरी अरे जब भी स्टोर करोगे तो। लेकिन अगर तुमको साइज नहीं पता है, बोलेगा साइज पता करो हमको, तो तुम क्या किए, साइज ऑफ, पहले तुम निकाले साइज ऑफ टोटल वेक्टर, मतलब टोटल स्पेस टेकन बाय वेक्टर, ठीक है। फिर क्या किया, साइज ऑफ स्पेस, ठीक है, मेमोरी टेकन बाय फर्स्ट एलिमेंट ऑफ वेक्टर। और ये चीज तुमको बताए थे हम कि ये वेक्टर के अंदर कितना एलिमेंट है भाई, ये वेक्टर के अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है ना इस वेक्टर के अंदर। तो होता क्या होगा,
जब वो वेक्टर बना उसमें 9 इंटीजर स्टोर है, तो 9 इंटू एक इंटीजर कितना लेता है 4 बाइट, तो 9 इंटू इतना बाइट का वो जगह लेता होगा मेमोरी में। ओके, तो तुम्हारा क्या होता होगा, इतना बाइट जगह ले लेता होगा। ओके, तो तुम क्या किए 9 इंटू 4 वो टोटल एरे लिया और उसको डिवाइड कर दिए साइज ऑफ, देखो ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 0 तो 5 है, यानी कि एक सिंगल इंटीजर। ARR ऑफ 0 तो उसका फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट है ना, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, तो उसका एक एलिमेंट तो 4 बाइट लेता होगा। और जब इसको काटोगे तो कट जाएगा, देखो 9 आ गया, ये साइज में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे करते थे हम, तो ये हो जाता होगा 9 चौक 36, ठीक है। तो ये 36 और उसको डिवाइड करोगे 4 से, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितना 9। ओके, तो साइज में चला जाएगा 9, जो कि तुम काउंट करोगे तो तुमको पता चलेगा तुम्हारा एलिमेंट 9 है। ओके, तो साइज जो कैलकुलेट हुआ, तो यहां पे तुमको वही देना पड़ेगा सॉर्ट करने के लिए, साइज, ठीक है। हम तुमको दिखा देते हैं इसको काम करवा के, सॉरी सी आउट, दिखा देते हैं काम करवा के, उसके बाद तुमको बताते हैं कि वो काम कैसे कर रहे हैं। ओके, G++ main.cpp से कंपाइल करवाए और A से रन करवाए। देखो बिफोर सॉर्टिंग और आफ्टर सॉर्टिंग, देखो सॉर्ट हो चुका है ना तुम्हारा एलिमेंट, असेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है। अब तुम कहोगे कि असेंडिंग ऑर्डर बता रहा है, डिसेंडिंग नहीं बता रहा है, तो डिसेंडिंग भी बता देते हैं अभी। ओके, डिसेंडिंग में बता देते हैं, तो ऑब्वियसली उसको भी जानना जरूरी है। ओके, सॉरी, ओके, तो हम सही जगह पे हैं और तुमको बताने वाले थे कि वो काम कैसे कर रहा है, ये तुम्हारा सॉर्टिंग काम कैसे कर रहा है। तो उसमें तो v.begin और v.end दे दिए थे, वेक्टर था, तो इसमें वो चीज क्यों नहीं दिए, ठीक है। तो देखो अरे का क्या तुमको बताए होंगे कि जब भी कोई अरे है, तो जैसे हम बनाते हैं इंट ARR बनाते हैं, 2 साइज का बना लेते हैं, छोटा बनाते हैं 1,2, ठीक है। तो जब भी कोई ARR बनाते हैं तो तुमको बताए होंगे कि ARR सिर्फ लिखने से, जब तुम सी आउट करवाओगे ARR, ठीक है, तो ये तुमको क्या देगा, अरे का नेम, उसका एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट देता है, अरे का नेम एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट देता है। तो तुमको याद होगा कि वेक्टर में हम क्या किए थे, v.begin, तो यहां भी v.begin क्या कर रहा था, एड्रेस ऑफ उसका फर्स्ट एलिमेंट, है ना, यहां भी v.begin वही चीज दे रहा था, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो वेक्टर का अपना तरीका है निकालने का, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, और ये एड्रेस ऑफ एलिमेंट आफ्टर लास्ट इंडेक्स, ठीक है। तो वेक्टर का तुम्हारा ये तरीका है, एरे में ऐसे निकलता है, एरे का सिर्फ नाम लिख देने से एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट हो जाता है। तो तुम कहोगे कि फिर ARR प्लस साइज क्यों दिए भाई, तो देखो एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट में जो आता होगा, ठीक है, तो उसमें प्लस साइज कर देने के बाद, प्लस साइज करने के बाद, ठीक है, एड्रेस ऑफ लास्ट एलिमेंट हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है, प्लस साइज करने के बाद एड्रेस ऑफ लास्ट एलिमेंट हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है, लास्ट नहीं, लास्ट के एक बाद वाला, ठीक है, क्योंकि लास्ट तो उसका साइज -1 से ही मिल जाएगा, क्योंकि उसका इंडेक्स तो साइज -1 ही होता है ना, लास्ट एलिमेंट का, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स तो साइज -1 ही होता है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। वही जब ARR प्लस साइज देते हैं तो उसका लास्ट एलिमेंट का एड्रेस मिलता है हम लोगों को, और ये चीज तुमको प्रूफ करके अभी दिखाते हैं कि क्यों होता है। तो यहां देखो हम तुमको दिखाते हैं, सी आउट ARR लिखते हैं, ठीक है, और यहां पे करते हैं सी आउट ARR प्लस साइज। ओके, और देखो ए से रन होता, देखो ये क्या आया तुम्हारा, एड्रेस ऑफ स्टार्टिंग एलिमेंट, ओके, और एड्रेस ऑफ लास्ट एलिमेंट।
लास्ट के एक बाद वाला एलिमेंट, नॉट लास्ट एलिमेंट, लास्ट के एक बाद वाला एलिमेंट। ठीक है, अब तुम कहोगे कि कैसे मान ले वो लास्ट के एक बाद वाला एलिमेंट है। ठीक है, तो तुम ऐसा करते हैं, हम साइज -1 लिखते हैं। ठीक है, साइज -1 लिखते हैं। ओके, और सॉरी यहां पे नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो तुमको बता दिए एड्रेस ऑफ लास्ट के एक बाद वाला एलिमेंट है। तो हम लास्ट एलिमेंट का एड्रेस ये देखते हैं। हम तुमको ये बोल रहे हैं कि ये लास्ट एलिमेंट का एड्रेस देगा, और लास्ट एलिमेंट का एड्रेस तुम ऐसे भी तो निकाल सकते हो। लास्ट एलिमेंट क्या होगा, ARR ऑफ 8 या साइज -1। ये तो लास्ट एलिमेंट दे देगा ना। अब ये मत बोलना कि ये भी तुमको नहीं मालूम, ये तो लास्ट एलिमेंट तुमको दे ही देगा, क्योंकि साइज -1 लिखोगे तो ये तो तुमको लास्ट एलिमेंट देगा ना। अरे का ये तो सिंपल सा चीज था। और बताएं कि कोई भी एलिमेंट का एड्रेस लेने के लिए तुम एम्परसेंड लगा दो, तो देखो तुम्हारा ये लाइन और ये लाइन इक्वल होता है कि नहीं। देख लो, सेव किए कि नहीं। सेव कर देते हैं फिर से, और देखो कंपाइल, कंपाइल एंड रन। देखो इक्वल आया। देखो ये ARR दिया स्टार्टिंग एलिमेंट का, और ये देखो ये और ये इक्वल है। ये एड्रेस तुम साफ साफ समझ पा रहे हो कि साइज -1 लास्ट एलिमेंट देगा तुमको, और उसका एड्रेस निकाले। और ये हम किए इस वाले तरीके से, तो तुम ऐसे भी लिख के, ये पॉइंटर का तरीका है। ठीक है, तो पॉइंटर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना जान लो तुम। ठीक है, तो शिट एक सेकेंड, कहाँ हो गया। ओके चलो स्टार्ट हो गया। बार बार बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। चलो, तो यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, इससे तुम्हारा शॉर्ट हो जाएगा। अरे तुमको इतना भी दिमाग नहीं लगाना, बस इतना याद रखो, सॉर्टिंग एंड अरे, उसका ये तरीका है तुम्हारे पास। ओके, ARR और ARR प्लस साइज, हम जब तक DSA नहीं सीखे थे, हम बस इसको याद कर लिए थे कि भाई स्टार्टिंग मतलब ARR दे दो और ARR प्लस साइज दे दो। ठीक है, इससे शॉर्ट हो जाता है। बाकी ये क्यों बना, ये एल्गोरिदम तुम खुद से अपना बनाना चाहते हो, ठीक है, अपना एल्गोरिदम बनाना चाहते हो, तो उसके लिए ये तुम्हारे पास मौजूद है। ठीक है, अब एक चीज, एक तरीका, ठीक है, एक तरीका हम तुमको ट्रिक 1 वाले फाइल में लेके जाते हैं। ओके, Ctrl+P से फाइल मेनू ऑन किए हम। ट्रिक 1 तुमको हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये वेक्टर तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर में तो सॉर्ट हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का क्या। ठीक है, तो ये भी लिख देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, और इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट v.begin से वेक्टर का स्टार्टिंग इंडेक्स, और v.end से वेक्टर का एंड के एक बाद वाला। ओके, एंड इंडेक्स से एक बाद वाला एड्रेस। तो अब इसमें कॉमा देके तुम यहाँ पे कोई भी फंक्शन भी डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई एक फंक्शन भी डाल सकते हो। तो एक फंक्शन है ग्रेटर इंट, और ये क्या करता है पता है, जो ग्रेटर होता है ना उसको पहले लिखता है और स्मॉलर को बाद में। तो इस फंक्शन को याद रख लेना, ये तुम्हारा क्या करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। बताएं, कुछ चीज तुमको याद रखना पड़ेगा। कैसे C++ का बेसिक कोड याद रख लिया, तुमको पता थोड़ी है कि वो क्यों आया। ठीक है, तो कुछ चीज ऑब्वियसली याद करो फिलहाल के लिए, बाद में उसको स्टडी किया जाएगा कि वो ऐसा क्यों बना। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है क्या। सॉरी, main.cpp को फिर से अब कंपाइल करवा दिए, सॉरी माय बैड। किसको करवाना था, ट्रिक्स को ना, ट्रिक्स में चेंज किए थे। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ 7 6 4 3 3 3 2 1, उल्टा हो गया है ना। तो इसको याद रखो, इस फंक्शन को। ओके, सिंपल सा है, इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, और इसको अनकमेंट करते हैं ताकि ये फाइल मिले, और इसके बाद लिख देते हैं हम दिस विल सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग इन बोलता है इसको। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखने का।
चलो यही तरीका हम अरे वाले पे ट्राई करते हैं। क्या ग्रेटर इंट फंक्शन अरे वाले पे काम करेगा? करना तो चाहिए। देखते हैं, मेरा मेन वाला फाइल है main.cpp डे 16 का, क्योंकि हर एक में हम main.cpp बना रहे हैं। ग्रेटर इंट, हालांकि ये टेम्पलेट फंक्शन है लेकिन आई थिंक काम करना चाहिए। चलो देखते हैं। g++ main.cpp है, एरर तो नहीं आया, और देखो उल्टा सॉर्ट कर दिया। तो बस ये ग्रेटर इंट याद रखना। ओके, तो इसको भी लिख ही देते हैं और वो वाला तरीका भी लिख देते हैं, सॉर्ट ARR प्लस साइज। तो अब चलो सॉर्ट भी सीख जाए, ठीक है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तुम्हारा वो साइज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज है जो अभी तुमको हम करके दिखाएंगे, वो बार बार तुमको कंफ्यूज करेगा और एरर देगा, जो अभी करके दिखा देंगे, क्योंकि उस चीज से तुमको कोड में बहुत दिक्कत फील होने वाला है। फिलहाल के लिए सबसे पहले हम तुमको एक अनऑर्डर्ड मैप पढ़ा देते हैं, ठीक है, हैश टेबल जिसको बोलते हैं हम लोग, और उसके बाद हम वो एरर देख लेते हैं क्या एरर है। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ पहले नहीं डिस्कस करना। तुम पहले ये देख लो, इसके बाद हम तुमको एक और चीज दिखाने वाले हैं, अनऑर्डर्ड मैप, और उसका क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, हम स्टार्टिंग ये बता रहे हैं कि अनऑर्डर्ड मैप हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी उसका जरूरत पड़ने वाला है तुम लोगों को। हालांकि ये जरूरी नहीं है जानना अभी ही तुम लोगों को, लेकिन आसान हो जाएगा, इस चीज को जान लोगे तो आसान हो जाएगा। तो देखो, x कॉपी main.cpp, ओके, और हम फाइल बनाने वाले हैं अनऑर्डर्ड मैप नाम से .cpp। ऑब्वियसली अभी डेटा स्ट्रक्चर हम लोग कवर नहीं किए हैं, तो लेकिन करेंगे, अब जल्द ही करेंगे। ठीक है, तो ये सब जो कचरा है उसको डिलीट कर दिया जाए थोड़ा सा। और फॉर ईच लूप को रहने देते हैं क्योंकि हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। तो देखो, अनऑर्डर्ड मैप को यूज करने से पहले तुमको एक चीज इंक्लूड करना होगा, अनऑर्डर्ड मैप, ये तुमको ये इंक्लूड करना होगा। और ऑब्वियसली अगर तुम किसी कारणवश से इसका नाम भूल जाते हो तो bits/stdc++ इंक्लूड कर लेना, इसका कोई जरूरत नहीं होगा। ओके, तो अब देखो ये होता क्या है, बताते हैं, पहले तुमको बनाना सिखाते हैं। ठीक है, बनाना नहीं सिखाते हैं तुमको, हम पहले वही बताते कि ये होता क्या है, वरना फिर तुम कंफ्यूज रहोगे। सबसे पहले वो जानो कि ये होता क्या है। ठीक है, देखो, जैसे कि तुमको पता है कि हम लोग एरे में सेव करते हैं, ठीक है, वेक्टर में सेव करते हैं, सब कुछ के पास क्या है, एक अपना कॉन्सेप्ट है इंडेक्स का, है ना। तो मान लो एक एग्जांपल लो अरे का, तो इंट ARR अरे बनाए, साइज नहीं देते हैं क्योंकि यहीं पे बनाने वाले हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। और हम इसको 1, 2, 3 नहीं करते, इसको 7 बना देते हैं, इसको 2 रहने देते हैं, इसको 3 रहने देते हैं, और इसको 8 बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे पास अरे है। ओके, अब हमको क्या है कि तुम जानते हो कि इस अरे को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, इस अरे को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, तुम क्या करोगे, यहां से जाओगे, इंडेक्स आई तुम एक्सेस करोगे। तुम्हारे पास कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए किस चीज का कॉन्सेप्ट है, इंडेक्स का, इंडेक्स है कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। क्या होगा तुमको अगर बोल दे कि तुम इसमें जाओ, 3 को ढूंढ के लाओ हमको, तुम क्या करोगे, बोलेगा 3 को सर्च करो। ओके, तो तुम फॉर लूप लोगे और एवरी एलिमेंट के पास जाओगे, चेक करोगे क्या ये 3 है, क्या ये 3 है, क्या ये 3 है, और क्या ये 3 है। ठीक है, तुमको यहां पे मिल जाएगा, तुम बोल दोगे कि हाँ 3 मिल गया, तो क्या तुमको बोलेगा कि जहां पे वो मौजूद है उसका पोजीशन दे दो। तो पोजीशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम इंडेक्स के सहारे लूप कर रहे हो ना, तो 0th इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, तो तीसरा इंडेक्स पे है वो, तुम सॉरी 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, ठीक है।
तो 2 इंडेक्स पे है, 2 इंडेक्स पे है, और पोजीशन तुम्हारा इंडेक्स प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि थर्ड पोजीशन पे है, तो इंडेक्स प्लस 1। ये सब कॉम्प्लिकेशन नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझो इसको, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा समझो ना, ये तुम्हारा थर्ड पोजीशन पे, ओके। तो तुम्हारे पास इतना छोटा सा है, तब तो तुम अरे में ढूंढ लिए, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा यही अरे 1 लाख साइज का होता और बोल देता कि उस 1 लाख में एवरी एलिमेंट तुम्हारा यूनिक है और ऑर्डर्ड भी नहीं है, मतलब जहां तहां सेव है, और बोलता कि उसमें से जाके 3 को ढूंढो, तो तुम्हारा तो सिरदर्द होने वाला था, है ना, सिरदर्द हो जाता 3 को ढूंढने के लिए। क्या पता वो 90,000 आइटम पे होगा रखा हुआ, ठीक है ना, या 1 लाख से जस्ट एक पहले होगा, तुम तो स्टार्टिंग से ढूंढना चाहोगे ना, क्योंकि तुमको तो पता नहीं है कि वो कहां मौजूद है। तो अरे के पास क्या डिमेरिट है हम लोगों के पास कि एलिमेंट तो बड़ा आसानी से डाल लेते हैं इसमें, ठीक है, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जब ढूंढने का टाइम आता है तो काफी टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमको एवरी एलिमेंट को चेक करना पड़ता है कि नहीं? क्योंकि अरे कैसे स्टोर करता है, तो अरे जब भी स्टोर करेगा वो क्या करेगा, मेमोरी हमारा, तो हम एक मेमोरी ड्रॉ करते हैं, तुम्हारा एक सिंपल सा बकवास सा ड्राइंग, तो ये मेरा मेमोरी है, ठीक है, और इसमें वो कहीं पे भी कंटिन्यूअस जगह लेगा, ठीक है, उसमें जाके स्टोर करेगा 7 2 3 8, मान लो और भी होता, चलो इसको क्या बना दे, 12 बनाते हैं, ओके, ठीक है, और इसके बाद और भी कंटिन्यूअस है, एलिमेंट है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको 3 ढूंढने बोलता है। तो अरे कैसे स्टोर करता है, तो अरे जब भी बनता होगा, ये तुम यहाँ पे इसको एक्सेस करोगे 0 इंडेक्स से, 1 इंडेक्स से, 2 इंडेक्स से, 3 इंडेक्स से, 4 इंडेक्स से, तुम फोर लूप चलाओगे, 0th इंडेक्स 1 2 3 4, तुम सेकेंड इंडेक्स पे आके 3 तुमको मिलेगा, वही बड़ा रहता तो तुम ऐसे करने वाले थे, ठीक है, लेकिन ऐसे वो मेमोरी में स्टोर होता है, उसको कोई फिक्स जगह नहीं है, उसको जहां खाली जगह मिल जाएगा वहीं पे स्टोर होगा। बस वो खाली जगह में क्या सोचेगा, वो खाली जगह में क्या सोचेगा कि मेरा जगह लगातार हो बस, ठीक है, जगह लगातार हो बस, जैसे कि देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर हमको इस एलिमेंट इस अरे को स्टोर करना है, तो देखो एक यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ रखा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ रखा हुआ है, मान लो 3 2, ठीक है, तो वो क्या यहाँ पे स्टोर करेगा, मान लो इतना ही मेमोरी है, वो यहाँ स्टोर करेगा नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है। तुम ये मत सोचना कि 7 को यहाँ स्टोर कर लेगा, 2 को यहाँ, 3 को यहाँ, 8 को यहाँ, नहीं, यहाँ पे 3 ही स्टोरेज उसके पास खाली है, ठीक है, यहाँ पे उसके पास 3 ही स्टोरेज खाली है, तो वो यहाँ तो स्टोर नहीं करने वाला है, ओके, यहाँ स्टोर नहीं करने वाला है। फिर यहाँ पे भी उसके पास 2 ही स्टोरेज खाली है, यहाँ पे भी 2 ही स्टोरेज, इस सब जगह नहीं करेगा, उसको यहाँ पे देखो मिल गया लगातार जगह, तो वो यहीं पे स्टोर कर देगा 7 2 3 8, ठीक है, इसको भूल जाओ, ये तुम्हारा अरे का यहां से यहां तक एक्सेस है, ये तुम्हारा अरे का एक्सेस है, तो ऐसे अरे स्टोर करता है, ओके, तो उसको जहां जगह मिलेगा रैम में जाके वहां पे स्टोर कर देगा। लेकिन मेरा जो मैप है ना, मैप क्या है, वो वो स्टोर कहीं भी करता होगा, ओके, लेकिन उसका एक्सेस तुम्हारे पास यूनिक है, किस टाइप का, जैसे देखो हम उसमें बोले ना कि 1 को स्टोर करो, इसमें देखो ऐसा नहीं है, उसको 7 को इंडेक्स 1 पे, इंडेक्स 0 पे स्टोर किया, 7 को 0th इंडेक्स पे स्टोर किया, 2 को 1 इंडेक्स पे स्टोर किया, 3 को 2 इंडेक्स पे स्टोर किया। लेकिन मैप का क्या कॉन्सेप्ट है पता है, मैप जैसे मान लो तुम्हारे पास बना होगा, वो लगातार करता है कि कहाँ करता है हमको नहीं मालूम, ठीक है, हमको एग्जैक्टली नहीं मालूम, तो फिलहाल के लिए ये देखो कि मैप तुम्हारा क्या करेगा, इंडेक्स 7 है ना, तो वो 7 इंडेक्स पे जाके स्टोर करेगा, ठीक है, वो पहले देखेगा कि मैक्सिमम क्या है, मेरा मैक्सिमम 8 है, ठीक है, वो मैप ना उतना मैक्सिमम एलिमेंट तक का स्टोरेज क्रिएट कर लेता होगा, किसी भी एड्रेस में मैक्सिमम एलिमेंट का स्टोरेज क्रिएट कर लेता होगा, जो तुम्हारा मैक्स है, तो 8 है, तो वो 8 तक तुम अपना खुद का बनाओगे ना, तो ऐसा बिहेवियर है, हम ये नहीं बता रहे कि एग्जैक्टली मैप ऐसे फंक्शन कर रहा है, हम तुमको बता रहे ये बिहेवियर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक का वो बना लिया मैक्स, ठीक है, अब वो क्या करेगा,
8 को 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 को यहाँ पे जाके स्टोर कर देगा। मान लो मैप ऐसे काम करता है, ये एग्जैक्टली नहीं होता है, ठीक है। 3 को 0 1 2 3 3 पे, 2 को 7 को, तो ये तुम्हारा एक तरह से मैप हो गया। देखो सोचो, अगर तुम ऐसा अरे बनाते तो तुम्हारे लिए कितना आसान होता। मान लो कुछ पल के लिए कि ये मैप नहीं, ये तुम्हारा अरे है। अब हम तुमको बोलेंगे, ठीक है, कि तुम जाके 7 को ढूंढो। तुम क्या करोगे, सिंपल सा, मान लो तुम्हारा ये अरे का नाम ए है, मान लो इस अरे का नाम ए है, और तुम अरे का 7 को ढूंढने बोले, तुम ए ऑफ 7 निकाल के दे दिया हमको, या 7th इंडेक्स पे है ना, तो ए ऑफ 7 निकाल के दे दिए। अगर तुमको 8 को ढूंढने बोले तो ए ऑफ 8 निकाल के दे दिए। अगर 2 को ढूंढने बोले तो ए ऑफ 2 निकाल दिए। तो कितना कूल है ना, कि तुमको टेंशन ही नहीं है कौन एलिमेंट, तुम उस एलिमेंट को उसी जगह पे स्टोर कर रहे हो जहां पे वो क्या होता है, वो तुम्हारा इंडेक्स है। तो मैप ना हम लोगों के पास यही अपॉर्चुनिटी लाता है। मैप इसी चीज के लिए जाना जाता है एक तरह से, कि मैप का इंडेक्स वही होता है जो वो एलिमेंट। तो मतलब मैप अगर 8 को स्टोर करेगा तो तुम समझ लेना कि उसका इंडेक्स 8 है, ठीक है। एग्जैक्टली इंडेक्स 8 नहीं होता है, लेकिन जब भी तुम जैसे मान लो एम नाम का मैप बनाए, ये एक मैप है, हम लिख देते हैं मैप, ठीक है। याद रखना अनऑर्डर्ड मैप, फिलहाल के लिए हम अनऑर्डर्ड मैप को मैप ही बोल रहे हैं, या यू मैप लिख देते हैं इसको, ठीक है, यू मैप, ठीक है। तो एक मैप बना लिए यू मैप नाम का, और इसमें स्टोर कर लिए 7 3 2 8 5 4, ऐसे स्टोर कर लिया। अब तुमको हम बोले, ठीक है, ये ऐसे स्टोर नहीं होगा, ठीक है, ये ऐसे स्टोर नहीं होगा, मैप की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मानो इसका कोई वैल्यू होगा, लो ऐसे हम वैल्यू लिख देते हैं 1, ठीक है, सबका एक वैल्यू देखते हैं, चलो 4 का वैल्यू 3 है, ठीक है। अब बोलेंगे कि तुम हमको क्या करो, यू मैप ऑफ 2 प्रिंट करके बताओ। तो ये सीधी 2 के पास जाएगा, वो पूरा ढूंढेगा नहीं, वो सीधी 2 के पास जाएगा, और तुम्हारा उसका जो वैल्यू है 1 दे देगा। तो समझ रहे हो, ये जो तुम्हारा है ये एज ए इंडेक्स का काम कर रहा है। तुम्हारा जो की वैल्यू पेयर बनाता है ना, तो की ही तुम्हारा इंडेक्स हुआ, ठीक है। एवरी की तुम्हारा एक यूनिक इंडेक्स है, यूनिक है, याद रखना, एवरी की तुम्हारा यूनिक इंडेक्स है, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारा मैप काम करता है। तो एक डेमो ले लो, ठीक है। अब एक डेमो ले लो, हम एक मैप बनाते हैं एम नाम का मैप बनाते हैं, और इसमें स्टोर करने वाले हैं क्या, इस बार स्टोर करेंगे हम 5 को स्टोर किए, ठीक है, एक मैप बना रहे हैं, ठीक है। और ये की हुआ कैसे की, और ये भी हुआ वैल्यू उसका, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 2, इसका भी देते हैं, 1 इज इक्वल टू 7, फिर 2 इज इक्वल टू 5, एंड 7 इज इक्वल टू 1, कुछ भी दे दिए, ठीक है, या 1 लो ना यहाँ पे, या फिर कुछ भी दे दिए। ये हम मैप बना लिए, ओके, ये मैप बना लिया। अब तुमको बोलेंगे हम, तुम एम ऑफ 5 दो, तो इसका आंसर होगा 2, एम ऑफ 1 दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 7, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एम ऑफ की 5 2 दे रहा है, एम ऑफ की 1 7 दे रहा है। तुमको अपडेट करना हो, एम ऑफ 2 5 है ना, तो तुमको अपडेट करना हो, तो एम ऑफ 2 अब लिख दो 10, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 5 के बदले 10 लिख देगा, अपडेट कर देगा, ठीक है। अब तुम एक्सेस करो एम ऑफ 2, तो अपडेटेड वैल्यू देगा, अरे की तरह काम कर रहा है। देखो हम अरे वाला सिंटैक्स यूज किए, ठीक है, एम ऑफ की इज इक्वल टू उसका वैल्यू दे दिया, तो ऐसे अपडेट हो जाएगा। इंसर्ट भी तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे इंसर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा मैप है,
और इसमें अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस तुमको इसका क्या बेनिफिट होगा अभी हम तुमको करके बता देते हैं। इसका बेनिफिट दिमाग में रखो और इसको कैसे यूज करना है हम एक सिनारियो दिखा देंगे, उसके बाद तुम समझ जाओगे। फिलहाल के लिए देखो उसको बनाते कैसे हैं। अनऑर्डर्ड मैप लिखोगे और इसमें दो चीज लेना होगा तुमको, की और वैल्यू। तो हम कहते हैं कि मेरा इंटीजर टाइप का की होगा और वैल्यू क्या होगा, वैल्यू भी होगा मेरा इंटीजर टाइप का, ठीक है। और m नाम का ही हम बनाते हैं, बनाए तो यहां पे क्या क्या था वही वैल्यू डालते हैं, m(2), m(3) to 17 ऐसे करके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं m(2), ओके, डाल देते हैं मेरा 10, m(3) डाल देते हैं 1, m(1) डाल देते हैं तुम्हारा 17, ठीक है। ये तुम्हारा मैप बन चुका है। अब तुम क्या करो, इस मैप पे लूप चला के देख लो मैप में क्या आता है। लेकिन देखो अब मैप का एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए ऐसे लूप चला, ये तुम्हारा मैप बन चुका है, ठीक है। अब तुम इसका एवरी एलिमेंट को एक्सेस कैसे करोगे, तो देखो मैप का की जानने के लिए, ठीक है, मैप के पास दो एलिमेंट है ना, देखो की और ये वैल्यू। तो की को एक्सेस करने के लिए डॉट फर्स्ट का यूज करोगे, वैल्यू को एक्सेस करने के लिए डॉट सेकंड का यूज करोगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम सी आउट करते हैं m डॉट, ठीक है, m डॉट नहीं m सॉरी डायरेक्ट पहले हम तुमको वैल्यू प्रिंट करवा के दिखाते हैं, उसके बाद डॉट फर्स्ट और डॉट सेकंड का यूज करते हैं, ठीक है। पहले तुमको वैल्यू प्रिंट करवाना है m(3) का, तो सी आउट m(3) करवाते हैं पहले, ठीक है, ओके। m(1) करवाते हैं, इस दोनों का करवा के देख लेते हैं, देखो क्या आता है। G++, सॉरी मेन नहीं है, G++ अनऑर्डर्ड मैप, और देखो आ गया 1 and 17। तुम अपडेट भी करना चाहो तो अपडेट कर सकते हो, यहाँ पे m(1) फिर से लिख दो 17 के बदले, ठीक है। तो अब वो 7 हो जाएगा, तो वो तुम्हारा बना और इससे अपडेट भी हो जाता है एकदम अरे की तरह। लेकिन इस बार क्या है कि वैल्यू पेयर है, और इसमें इटरेट करने के लिए मैप का एवरी एलिमेंट पे तुम क्या यूज करोगे, फॉर ईच लूप ऑटो। इस बार देखो हम नहीं बता रहे हैं कि उसका एवरी एलिमेंट क्या होगा, देखो मैप का एवरी एलिमेंट एक पेयर है, मैप का एवरी एलिमेंट एक पेयर है की वैल्यू का, ठीक है। की और वैल्यू का पेयर है ना मैप का एवरी एलिमेंट, तुम लोगों को पेयर पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं कि ये किस टाइप का है तो एक पेयर, मैप का एवरी एलिमेंट एक पेयर है। तो यहाँ पे तुम नहीं जानते कि किस टाइप का है, तुम यहाँ इंटीजर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऑटो लिख देते हैं, हम नहीं जानते हैं, हमको जानना भी नहीं है, हम फिलहाल के लिए बाद में देखेंगे। ये सब ना इटरेटर से होता है, ये सब टेम्पलेट क्लास है, याद रखना। जो भी ये होता है ना, ये लेस देन ग्रेटर देन के अंदर जिसका डेटा टाइप लिखते हैं वो टेम्पलेट क्लास होता है, और हम लोग पढ़ेंगे उसको एसटीएल में आगे जाके, टेम्पलेट क्लास कैसे खुद का बनाए, ठीक है। पहले तुमको ऊप्स पढ़ा देंगे ना, क्लासेस के बारे में बता देंगे, उसके बाद टेम्पलेट क्लास बताएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि जो भी ये सब होता है ना वो सब इटरेटर के मदद से लूप चलता है। तो ये मैप का इटरेटर बना के तुमको दे देगा ऑटो, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना याद रखो, इसको ऐसे करते हैं, फॉर ईच लूप से तुम कर सकते हो और मैप का डायरेक्ट नाम दे दो, ठीक है। तो अब एक्स में मैप का एवरी एलिमेंट आ जाएगा, मतलब मैप का एवरी पेयर आ जाएगा तुम्हारे पास। तो फर्स्ट पेयर एक्सेस करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, एक्स डॉट फर्स्ट, ओके, ये हमको की दे देगा, और तुम ये सिंबल दे के वैल्यू भी तो लिख सकते हो, ये सिंबल तुम तो अच्छे जानते हो। ऐसे ही हम यहाँ पे सी आउट करवा रहे हैं बस, या तुम स्पेसेस भी दे सकते हो। एक्स डॉट सेकेंड से उसका सेकेंड एलिमेंट एक्सेस कर लेंगे, और इन लाइन एवरी टाइम न्यू लाइन कर रहे हैं। देखो ए से रन करवाओ, कंपाइल और रन। देखो 1 के पास 7 गया, 2 के पास 10 गया, 3 के पास 1 गया, ठीक है। एक चीज देखो, एक चीज अभी तुम देखा नहीं होगा लेकिन फिर से देखो, हम तुमको और कर देते हैं। मैप का एक खासियत दिखाता है, 7 लिखते हैं और इसमें डाल देते हैं 17, 27, 37,
11 21। ठीक है, इंडेक्स कुछ भी दे सकते हो, कोई भी की और कोई भी वैल्यू दे सकते हो, कोई डेफिनिट नहीं है। मैप कैसे हैंडल कर रहा होगा उसको तुम भूल जाओ। देखो फिर से हम कंपाइल और रन करवाते हैं, यूनिक चीज दिखेगा तुमको। क्या दिख रहा है? 11 आया पहले, 21 आया बाद में, उसके 7 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया। कोई ऑर्डर्ड नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। ना ही ये तुम्हारा ग्रेटर पहले कर रहा है, ना ही स्मॉलर पहले कर रहा है, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं दे रहा है। इस बार फिर से कंपाइल और रन करवाते हैं ना, इस बार भी वही चीज आ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम अपने कंप्यूटर में इस चीज को करके देखना, तुम्हारा उलट पुलट हो जाएगा। ठीक है, ये कोई डेफिनिट ऑर्डर नहीं है, इसीलिए इसका नाम है अनऑर्डर्ड मैप। ये तुमको सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं देगा। ओके, ये तुमको सॉर्टेड ऑर्डर में आंसर नहीं देने वाला है। तो ये फॉर ईच लूप फिर से क्या कर रहा है, मैप का एवरी एलिमेंट के पास जाता है तो उसको एक पेयर मिलता है, तो m डॉट फर्स्ट से सॉरी x में एवरी एलिमेंट शेयर हो जाता है। तो ये क्या करता होगा, एक x बनाया ना, कलर चेंज कर लेते हैं, x बनाया तो x को बोला अब तुम्हारे में ये स्टोर है, तो ठीक है, ये स्टोर हो गया, ये एक पेयर x को मिल गया। x क्या किया, x डॉट फर्स्ट लिखा, इसको 5 मिल गया। x डॉट सेकेंड लिखा, सेकेंड, इसको क्या मिल गया, 2। ठीक है, फिर एक एलिमेंट हो गया। अब x फिर से नेक्स्ट एलिमेंट के पास जाएगा, फिर से फर्स्ट एंड सेकेंड को एक्सेस करेगा, तो इसको 3 और 2 मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से करके x करता जाएगा अपना। फॉर ईच लूप ऐसे ही काम करता है। ओके, तो फॉर ईच लूप से मैप को तुम यूज कर सकते हो। इसका क्या बेनिफिट है, याद रखना, जब भी तुमको कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जब तुमको एलिमेंट को फाइंड करना हो, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो ना, तुम क्या कर सकते हो, मैप का यूज कर सकते हो। लेकिन इसका एक डिमेरिट है। सोचो कि अगर मान लो हम ये दे देते हैं, सोच रहे हो इतना बड़ा दे दिए, 1 2 घटाते हैं, इतना बड़ा दे दिए। अब सोच रहे हो अगर हम जो तुमको बताए कि ये इंडेक्स के बेसिस पे एक्सेस करता है, तो मैप इतना सा ही, बस इतना एलिमेंट ही स्टोर करने के लिए वो वैसे ही एक्सेस करता है। वो जो हम तुमको बताए थे ना, वो बनाता भी वैसे ही है। ठीक है, मैप मतलब ये इंडेक्स पे एक्सेस इसीलिए करता है क्योंकि उतना साइज ये बना देता है। ठीक है, तो सोचो अब सिर्फ इतना एलिमेंट स्टोर करने के लिए मैप कितना ज्यादा स्टोरेज ले लिया होगा हमारे मेमोरी में। ठीक है, काफी ज्यादा स्टोरेज ले चुका होगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा स्टोरेज खाता, पर तुम स्टिल यूज कर सकते हो, है ना। हम लोगों के पास काफी स्टोरेज मौजूद है, तुम अभी भी इस चीज को कर सकते हो। देखो मैप का फिर से वो चीज आ रहा, उसमें 27 स्टोर है। ठीक है, अब एक चीज देखो, तुमको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला याद है ना। अब हम क्या करते हैं, m ऑफ 11 को प्लस प्लस कर देते हैं। इस बार देखो क्या होगा, m ऑफ 11 देखो 38 हो गया ना, m ऑफ 11 38 हो गया। तो यही एक खास चीज के लिए हम तुमको दिखा रहे हैं, प्लस प्लस कर दिया और m ऑफ 11 38 हो गया। तो अब इसमें क्या हो गया, 11 में जाके ये इसका वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। तो देखो m ऑफ 11 से उसका वैल्यू मिलता है ना, तुमको बताएं m ऑफ 11 से उसका वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, सी आउट करके देखे थे अभी, और उसको उस वैल्यू को तुम प्लस प्लस कर दिए। यहाँ पे था तो 38, इसको रिप्लेस करके 37 लिख देगा, वो 37 लिखेगा, लेकिन तुम उसको +1 कर दिए प्लस प्लस लिखने के बाद। ठीक है, तो यही हो रहा है। तो अब इतना चीज हम तुमको बताए किस चीज के लिए, इतना चीज बताए किस चीज के लिए, तो याद है फ्रीक्वेंसी टेबल एक होता है। हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स पढ़े होगे तो उसमें तुमको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी टेबल होता है। मतलब मान लो तुमको एक ऐसा एलिमेंट दे दे, हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, ठीक है, तुमको एक क्वेश्चन किए थे, मान लो तुमको एक क्वेश्चन है, चलो ठीक है वो क्वेश्चन बना ही लेते हैं, कि एक क्वेश्चन किए थे पिछले बार गीक फॉर गीक्स में, हालांकि वो सारा हम वीडियोस नहीं डाले हैं, कि तुम डुप्लीकेट एलिमेंट्स फाइंड करो। ठीक है,
डुप्लीकेट एलिमेंट फाइंड करो, या एक ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं कि तुम यूनिक एलिमेंट फाइंड करो। इस बार बहुत सारा डुप्लीकेट एलिमेंट है, तुम यूनिक एलिमेंट फाइंड करो। तो देखो उसका कैसे बनाते हैं, वो क्वेश्चन बनाते हैं। फिर से हम इस फाइल को एक कॉपी कर लेते हैं, कॉपी main.cpp को नहीं, अनऑर्डर मैप को करते हैं, अनऑर्डर मैप और यूनिक .cpp बनाते हैं, ठीक है। और फिर से हम यूनिक को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमको नंबर मिलने वाला है क्या, क्वेश्चंस क्या है, देखो पहले फाइंड यूनिक एलिमेंट इन एन अरे, फाइंड यूनिक एलिमेंट इन एन अरे, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक अरे है, ठीक है, तुम्हारे पास एक अरे है जो यूजर दे देगा तुमको, ठीक है। तो यूजर से हम अरे लेने वाले हैं, तो उसका साइज मांग लेते हैं, ठीक है। यूजर से अरे लेने वाले हैं तो उसका साइज मांग लेते हैं हम, तो इंट साइज, ठीक है। और सीन साइज कर लेते हैं, सीन कर लेते हैं साइज। हम फीडबैक नहीं बना रहे हैं कि इंटर साइज वो सब नहीं लिखना है, तुम समझ जाना कि सबसे पहले साइज डालेंगे, उसके बाद अरे का एलिमेंट डालेंगे, ठीक है। तो एक अरे भी बना लेते हैं उतना साइज का, इंट ARR साइज, देखना क्या हो रहा है, ठीक है। और अरे का एलिमेंट लेना होगा ना, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस, उतना एलिमेंट तुम अपने ARR में स्टोर कर लो। ये इनपुट ले लिए यूजर से, इतना तक तुम लोगों को अभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या किए, साइज को इनपुट लिए, फिर अरे ले लिए। अब हमारे पास अरे आ चुका होगा, तुमको टास्क क्या है कि उस अरे में जो भी यूनिक एलिमेंट है, ठीक है, मतलब जो भी, या यूनिक एलिमेंट नहीं बोल रहा है, तुमको बोल रहा है कि तुम ऐसा एलिमेंट फाइंड करके दो जो सिर्फ एक ही बार प्रिंट हुआ है, ठीक है। फाइंड, देखो क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड एलिमेंट दैट occurs only once, ठीक है। मतलब वही हो गया यूनिक एलिमेंट ही, लेकिन और भी एलिमेंट होगा तो वो सारा दे दो, ठीक है। अगर और भी होगा तो देखो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तुमको हैश मैप बताए थे ना, तो हम क्या करेंगे कि अरे मान लो, जैसे कि देखो एग्जांपल, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल देखो कि हमको जो अरे मिलेगा ना, देखो एक अरे दे रहा है, तो हम बनाते हैं इसको 2 3 4 2 3 1 5 6 7 1 8 5 7, ठीक है, इतना लिख दिए, ठीक है, इतना लिख दिए। अब देखो एक और 4 लिख देते हैं। अब इसमें क्या है, ये मेरा अरे यूजर इनपुट करने वाला है, ये मेरा अरे यूजर इनपुट करने वाला है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, देखो हम क्या करने वाले हैं, इस चीज को मैप में स्टोर कर लेंगे। हम क्या कहेंगे, m(2), एक मैप बना लेंगे और मैप में इसको स्टोर करने वाले हैं। तो m(2) को कहेंगे कि तुम क्या करो ना, एक मैप बनाओ और अरे पे इटरेट कर दो। तो फर्स्ट एलिमेंट के पास जाओ और जो एलिमेंट आएगा उसको की लेके उसको स्टोर करते जाओ। तो फर्स्ट बार मिला हमको, तो उसको इज इक्वल टू 1 कर दिए। फिर इसको देखो 3 आया ना, तो m(3) बना के, अगर मेरे मैप में नहीं है तो m(3) बना के इसको क्या कर दिए, इक्वल्स टू 1 कर दिए। 4 आया, m(4), देखो हमेशा +1 करना, ठीक है, m(4) 1 हो गया। अब 2, तो m(2) ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, m(2) ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम उसको +1 कर देंगे। तो ये 2 बार हो गया, ठीक है। m(3) फिर से इसको भी +1 करते हैं, ठीक है। m(1), तो m(1) बनाते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया 1 टाइम्स। m(5) है, ये भी 1 टाइम, m(5), तुम समझ रहे हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबका फ्रीक्वेंसी स्टोर करने वाले हैं, ठीक है, टेबल की तरह, मतलब सबका फ्रीक्वेंसी। और कैसे करेंगे, देखो एक अनऑर्डर्ड मैप बनाते हैं, अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप बना लेते हैं, इंट। तो पहला इंट क्या होगा, अरे का एवरी एलिमेंट, ठीक है। और दूसरा में क्या करेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी नंबर भी नहीं है ना, कितना बार वो आया है, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, ठीक है, तो वो स्टोर करने वाला है। तो हम m नाम का मैप बना लिया और क्या करेंगे, इस बार अरे पे इटरेट करते हैं। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन
अरे का साइज क्या है भाई, साइज आई प्लस प्लस। हम कहे क्या कि एम में स्टोर कर दो ए आर आर ऑफ आई, ठीक है, और एवरी टाइम मिले तो उसको प्लस प्लस कर दो। ये हम शॉर्टकट कर दिए फ्रीक्वेंसी निकालने का। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम क्या करते, तुम कहते कि अगर मेरे मैप में मौजूद है वो अरे, ठीक है, तब तुम इंक्रीज कर दो, नहीं मौजूद है तो उसको इंसर्ट कर दो। हम क्या करते कि अगर एम ऑफ ए आर आर ऑफ आई अगर मौजूद है, ठीक है, तो तुम क्या करते, एम ऑफ ए आर आर ऑफ आई में जो भी वैल्यू रखा हुआ है उसको प्लस प्लस कर देते, मतलब एक बढ़ा देते। अगर नहीं है, एल्स अगर नहीं उसमें होता, तुम्हारा ऊपर वाला कंडीशन नहीं होता, तो एम ऑफ ए आर आर ऑफ आई इसको क्या करते, इज इक्वल टू 1 कर देते। तुम कहोगे कि हमको ये समझ में नहीं आया, तो देखो हम क्या किए। तुम देखो एम ऑफ ए आर आर ऑफ आई लिखे ना, और इसको ब्रैकेट में, तो देखो एम ऑफ ए आर आर ऑफ आई, ए आर आर ऑफ आई क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू 0, तो आई इज इक्वल टू 0 में तुमको क्या मिलेगा, देखो आई इज इक्वल टू 0 में 2 मिलेगा, ठीक है। तो एम ऑफ हम क्या लिखे, ए आर आर ऑफ आई, ठीक है। तो जब आई इज इक्वल टू 0 है तो ए आर आर ऑफ आई तो 2 हो जाएगा, यानी कि एम ऑफ 2। एम ऑफ 2 तुमको क्या मिलेगा भाई, एम ऑफ 2 हम बोले कि अगर एम ऑफ 2 इफ, ऐसा लिखे, इफ एम ऑफ 2, एम ऑफ 2 तुमको एम ऑफ 2 का वैल्यू देगा, ऑब्वियसली वैल्यू देगा, वैल्यू इंटीजर टाइप का होगा। तो हम बोले कि अगर मेरा ये वैल्यू एग्जिस्ट करता है, वैल्यू इंटीजर टाइप का होगा, तो ट्रू फॉल्स तुमको ये कंडीशन मिलेगा ना। अगर इसका वैल्यू 2 या 3 होता, जैसे कि यहाँ पे देखो 2 है, अगर इसका वैल्यू 2 या 3 होता तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाता। तो अगर मेरा मैप में ये मौजूद है, इसीलिए हम किए कि अगर ये मेरे मैप में है, मतलब मेरे मैप में मौजूद है, मतलब उसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, तभी तो ये कंडीशन ट्रू होगा। ये समझ पा रहे हो ना, कि अगर एम ऑफ 2 लिखते हैं, तो अभी फिलहाल के लिए इसमें देखो कितना 2 है, 1 2, तो इसका वैल्यू तो 2 हो गया। तो अगर हम करते हैं इफ एम ऑफ 2, ठीक है, तो ये क्या दे देगा, इसका इवेल्युएट करके हो जाएगा इफ 2, और इफ 2 तो तुम्हारा ट्रू कंडीशन है। हम वही बोले कि अगर ए आर आर ऑफ आई जो हमको आ रहा है, ठीक है, ए आर आर ऑफ आई को मैप में मौजूद है, तो तुम क्या करो, ठीक है, वो फिर से मिल गया, मतलब वो फिर से मिल गया तो उसका वैल्यू में 1 बढ़ा दो, और नहीं मिला तो फर्स्ट टाइम वो आया होगा, अगर वो इसमें नहीं है मतलब फर्स्ट टाइम आया होगा, फर्स्ट टाइम आया तो उसको +1 कर दो, ठीक है। इसी चीज को शॉर्ट में तुम ऐसे लिख सकते हो, इतना करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम सिंपली लिख सकते हो एम ऑफ ए आर आर ऑफ आई प्लस प्लस, ये क्या करेगा ना, एम ऑफ ए आर आर ऑफ आई प्लस प्लस। तो फर्स्ट टाइम, अब देखो हम तुमको इटरेट करके बताते हैं, पूरा लूप को इटरेट करके बताते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 के पास जाएगा, तो एम ऑफ ए आर आर ऑफ आई, ए आर आर ऑफ आई में उसको 2 मिलेगा, अब प्लस प्लस बाय डिफॉल्ट 0 होगा, प्लस प्लस, तो प्लस प्लस 0 प्लस पे 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 3 पे गया तो एम ऑफ 3 बनेगा, फिर से वही चीज जो यहां भी करके दिखा दिए थे, 0 था बाय डिफॉल्ट, +1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस कॉल किया ना। 4 आया तो एम ऑफ 4 बनेगा, ये भी प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। 2 फिर से मिल गया, तो देखो 2 का उसका वैल्यू है, तो फिर प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये अब 2 बन जाएगा, यानी कि +1 हो जाएगा। तो ऐसे ही करके हर एक में फ्रीक्वेंसी स्टोर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब वो हमारे अरे में कितने बार आया, ठीक है। और फिर हमको क्या करना है, तुम चेक करने के लिए तुम इस पे लूप चला के देख लो, 4 मैप पे अपना लूप चला के देख लो, 4x मैप पे लूप चलाने के लिए तुमको बताया है ना, सी आउट x डॉट फर्स्ट और स्पेस देके या फिर कॉलन देके, तुम जो चाहो, x डॉट सेकेंड, ये तो तुमको मालूम था अभी। तुम देख लो तुम्हारा कौन आइटम कितने बार आया है, तुम्हारा कौन सा आइटम कितने बार आया है, जरा देखो, C++ यूनिट डॉट cpp, C++ यूनिट डॉट cpp। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, ये रुका हुआ है, फीडबैक नहीं है, तो तुम समझ आओ, ये तुमसे साइज मांग रहा है, तो हम साइज कर देते हैं 9, ओके, और इसमें देते हैं 1 2 1 5 2
6 8 9, क्या 9 टाइम्स हो गया क्या, एक और 8 दे देते हैं फिर से, ठीक है। अब देखो आ गया ना सबका फ्रीक्वेंसी, बोल रहा है 6 एक बार आया, 5 एक बार आया, 8 2 बार आया, 1 2 बार आया, जरा देखो इसमें 1 2 बार आया ना, ठीक है। और क्या है 9 एक बार आया, 2 2 बार आया। तो हम यही तो करना चाह रहे थे। अब तुम मैप में तुम्हारा पहुंच चुका है, तुम्हारा मैप में वैल्यू स्टोर हो गया कि कोई आइटम एक बार आया कि 2 बार आया। अब तुमको डुप्लीकेट नंबर का प्रोग्राम पूछ रहा है या फिर यूनिक नंबर का प्रोग्राम पूछ रहा है, तुम अपने मैप में जाके देख लो। अगर यूनिक नंबर का पूछ रहा होगा तो तुम जाके देख लेना कि कौन एक ही बार आया है, कौन एक ही बार आया है, ठीक है। यूनिक नंबर में हालांकि एक ही यूनिक नंबर होता है। या फिर तुमसे पूछे कि कौन एक ही बार एलिमेंट आया है, तो तुम बता दो कि एक बार 6 आया है, 5 आया है, 9 आया है। या बोल दे कि कौन सा डुप्लीकेट एलिमेंट मौजूद है, ये तो पूछ ही सकता है, जो हम लोगों का क्वेश्चन में ही था, कौन सा डुप्लीकेट एलिमेंट है। तो तुम बोल सकते हो देखो 8 2 बार आया है, 1 2 बार आया है 9, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा 819 होगा ना, वही तो चाहिए था हमको आंसर। तो हम क्या करेंगे कि मैप पे लूप चला के देखेंगे और कहेंगे कि जिसका भी, अब कैसे हमको पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है कि वो डुप्लीकेट है, हम सबका वैल्यू चेक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो 2 बार आ रहा है या 2 से ज्यादा बार आएगा वो डुप्लीकेट है। ये तो तुम्हारे लिए एकदम सिंपल सा कहना है ना, जो 2 या 2 से ज्यादा बार आ जाएगा वो डुप्लीकेट है। हम मैप पे लूप चलाएंगे, हम इस बार चेक नहीं करने वाले हैं, हम लूप चला के सीधा सीधी आंसर देने वाले हैं। क्या, इसको कमेंट कर देते हैं। कहते हैं कि इफ x डॉट सेकेंड ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, हम उसको सी आउट कर देंगे। किसको सी आउट करेंगे, x डॉट सेकेंड को सी आउट करेंगे, नहीं फर्स्ट को। फर्स्ट क्यों, क्यों फर्स्ट को सी आउट करेंगे, तो भाई फर्स्ट को ही तो हमको फ्रीक्वेंसी है सर। हाँ, क्योंकि s डॉट ये x डॉट 2 क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी है। हमको ये वैल्यू थोड़ी बताना है, हमको ये नहीं बताना है, ये नहीं बताना है कि 2, हमको ये बताना है 8 है मेरा आंसर, मेरा आंसर 2 है, मेरा आंसर 1 है, ठीक है। तो हमको वो लिखना है, तो हमको ये की कैसे एक्सेस होगा, डॉट फर्स्ट से। तो ये यही है तुम्हारा अनऑर्डर्ड मैप का यूज। और ये ना बहुत फास्ट होता है, ये बहुत फास्ट होता है। ये बोलता है कि कांस्टेंट टाइम, एक स्टेप में तुम्हारा निकाल के आंसर दे देता है। हम क्या करते हैं, अपना इनपुट वही कॉपी करने वाले हैं। ऐसे राइट क्लिक करके इसको कॉपी करते हैं और जस्ट राइट क्लिक से पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं। देखो आंसर मेरा क्या आ गया 812। ये डुप्लीकेट वाला प्रोग्राम हो गया, ठीक है। दिस विल प्रिंट द नंबर which occurs more than once। ओके, अगर तुमको सिंगल वाला प्रोग्राम बनाने का था, तो अगर तुमको सिंगल बोलेगा कि कौन सा सिंगल है, दोनों तुमको करना है, तो हम लिख लेते हैं एक सिंपल, इफ एक्स डॉट सेकेंड, ठीक है, कौन एक ही बार आया है, इफ एक्स डॉट सेकेंड इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर 1 होगा, तुम लूप पे चला के देख लो, अगर 1 हुआ तो तुमको क्या करना है भाई, उसको सी आउट कर देना है, एक्स डॉट फर्स्ट को, उसका की को सी आउट कर दो और ये तुम्हारा उसका की दे देगा, और दोनों के बीच में सेपरेशन हो इसलिए हम न्यू लाइन लिखेंगे। जरा देख लो, ठीक है। तो ये दिक्कत हो जाएगा क्योंकि दोनों मिक्स करके आ जाएगा, तो हम अलग अलग लूप बना लेंगे ऑब्वियसली, वरना दोनों मिक्स हो जाएगा, है ना। ठीक करते हैं, ओके। ये डुप्लीकेट के लिए हो गया, और ये बना लेते हैं 4 ऑटो एक्स, फिर से एम, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं जो किए थे, ठीक है। और ये तुम्हारा हो गया दिस विल प्रिंट द नंबर विच ऑकर वंस। ओके, ये तुम्हारा हो गया। और अब जरा तुम रिजल्ट देखो, दोनों के बीच में फिर से सेपरेशन के लिए एक न्यू लाइन देते हैं, सी आउट इंडेल, ओके, G++। ऑब्वियसली हमको इनपुट देना पड़ेगा, फीडबैक नहीं देने के बाद ये होता है, ये हमसे इनपुट मांग रहा है। देखो
तो सबसे पहले हो इसमें इंडेल दे दिए थे ना बीच बीच में, इसलिए न्यू लाइन आ गया। तो देखो सबसे पहले आया डुप्लीकेट वाला 8 1 एंड 2, और उसके बाद आया 6 5 एंड 9, जो कि एक बार आया है। 6 एक ही बार आया है, देखो 5 भी एक ही बार आया है और 9 भी एक ही बार आया है। समझ रहे हो क्या किए? तो ये तुम्हारा दोनों प्रोग्राम हो गया। अब उस वेबसाइट पे क्या था पता है? उस वेबसाइट पे था कि तुम उसको एक्सेस करके वेक्टर में स्टोर कर लो। वो बोला था कि जो तुम्हारा आंसर है उसको वेक्टर में स्टोर कर लो और वेक्टर में रिटर्न कर दो। हम वही किए थे, वेक्टर में स्टोर कर लिए थे। हम यहाँ पे सी आउट नहीं करवाएंगे, उसको वेक्टर में पुश बैक कर देंगे। तो मेथड है रिटर्न करने का, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। देखो क्लीनर आउटपुट के लिए एक सेकेंड फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि एक बार क्लीन देख पाओ, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो इस बार आंसर आया, ये तुम्हारा डुप्लीकेट है और ये तुम्हारा जो एक ही बार आया है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हैश मैप का यूज हो गया। सिंपली सा तुम अभी के लिए ज्यादा हैश मैप के पीछे मत पागल हुओ। ये याद रखना हैश मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको इंटरव्यू में इतना ज्यादा इसका यूज होता है ना कि कुछ भी कहो, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जिसको जल्दी जल्दी करना है, लोग हैश मैप ही बोलता है। तुम मीम सुने होगे कि अगर तुमको इंटरव्यू पास करना है तो हैश मैप आना चाहिए। ठीक है, और ये सही बात भी है। तो अभी के लिए तुम इतना मत सोचना कि ये हैश मैप क्या होता है और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इस चीज के लिए बस तुम इसको हर बार यूज करो। जब भी तुमको प्रॉब्लम कोई ऐसा आ जाए जहां पे तुमको वो कितना नंबर ऑफ टाइम्स आया है उसको स्टोर करना पड़ जाए, तो तुम वहां पे हैश मैप का यूज कर लो। ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। और भी तरीका था बिगिनर के लिए, ठीक है, कि तुम एक कैरेक्टर का अरे बना लेते और उसमें एवरी कैरेक्टर के पास जाके स्टोर कर लेते, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और ये आसान है तुम अगर इसको करते हो तो। यहाँ तक अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो पूछो, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा वक्त हो गया है, ये सब इतना ज्यादा समय क्यों ले लेता है पता नहीं। पूछो कुछ अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ बोल भी तो नहीं रहे हो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आया अभी तक तो बताओ हमको, ठीक है, हम रिपीट कर देंगे। ठीक है, और आज ही हम जस्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, एक फीडबैक फॉर्म डाल देंगे, तुम लोग बताना अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या कोई ऐसा टॉपिक जो पढ़ना होगा वो सब डाल देना। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, एक दो ट्रिक्स और बच गया है, उसको करने के बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ सेटअप करेंगे। और हम सोच रहे हैं कि अब थोड़ा सा लिनक्स को स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही बोले थे कि लिनक्स पे ही सारा कोड करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हम वो चीज़ किए नहीं, क्योंकि बहुत सारा बच्चा लोग कमांड लाइन और टर्मिनल देख के डर जाता है कि भाई ये मेरे लिए नहीं है। तो अब सोच रहे हैं कि नहीं, उस चीज़ को अब कवर करते जाएं, है ना, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें थर्ड ईयर के भी हैं, सेकेंड ईयर के भी हैं। और कोई दिक्कत नहीं है, लिनक्स तुमको स्टार्टिंग में ही आना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में जाके तुमको काम उसी पे करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं उस चीज़ को अब हम लोग करने वाले हैं। और जल्द ही हम लोग उप्स स्टार्ट करेंगे, उप्स के बाद ही हम लोग डीएसए पढ़ेंगे। ठीक है, अब जल्द ही स्टार्ट करेंगे एक दो क्लास के बाद। कुछ पूछना है सत्या? कुछ सर हैश मैप्स में सिर्फ इंटीजर को स्टोर कर सकते हैं, नहीं स्ट्रिंग नहीं नहीं या नहीं, नहीं डबल? बिल्कुल भी नहीं। हम देखो यहाँ पे सिर्फ इंटीजर का ही बताए हैं, हालांकि तुमको उस दिन भी बताए ही थे कि इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। देखो की वैल्यू पेयर तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, चलो करके दिखाते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी में इसको करके दिखाते हैं हम तुमको कि तुम कुछ भी की वैल्यू पेयर में कर सकते हो। एक्स कॉपी, हम क्या करते हैं इसको, क्या नाम है मेरा, यूनिक को, यूनिक को हम कर लेते हैं इसका फिर से हैश मैप नाम से बना देते हैं, कुछ भी नाम रखते हैं ना। ठीक है, ओके, और हम हैश मैप खोल लेते हैं। ठीक है, तो अरे को हम ले लेते हैं। ठीक है, अरे को ले लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं इस बार हैश मैप में स्टोर करने वाले हैं स्ट्रिंग और इंटीजर। तुम इंट की जगह ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी डेटा टाइप। ठीक है, इसके अंदर तुम कुछ भी स्टोर कर सकते हो, याद रखना, इसके अंदर तुम कुछ भी स्टोर कर सकते हो। तो कोई भी डेटा टाइप, इवन तुम अपना खुद का डेटा टाइप भी बना के तुम डाल सकते हो। ठीक है, खुद का डेटा टाइप बनाओगे, जब क्लासेस उप्स पढ़ेंगे तो खुद का अपना ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो पता है हर एक चीज एक ऑब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग में, तो यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए देखो हम तुमको स्ट्रिंग दिखाने वाले हैं ना, तो ऐसा करते हैं कि स्ट्रिंग का अरे बना लेते हैं। ओके,
और उसको डालते हैं। इसका क्या नाम देते हैं, स्ट्रिंग। ओके, इस अरे में स्ट्रिंग होगा और इससे हम ले लेंगे उस स्ट्रिंग को और उसको मैप में डाल देंगे और हम उसको काउंट करेंगे कि कौन सा 2 बार से ज़्यादा आया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग अरे बना रहे हैं। देखो कुछ नहीं किए, बस कोड में थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। क्या किए हैं कि एक स्ट्रिंग अरे बनाए, ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग लेंगे। ओके, और इस बार क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग अरे ना बना के स्ट्रिंग वेक्टर बनाते हैं, लेकिन फिर हाल के लिए रहने दो अरे, ठीक है, नहीं अगर काम किया तो ठीक। ये ले लेंगे और उसके बाद फिर हम काउंट करेंगे कि कौन 2 बार आया, कौन एक ही बार आया। पूरा का पूरा कोड देखो, कहीं भी हम चेंजेस किए हैं नहीं, सारा का सारा एकदम सेम रखे हैं, बस हम यहाँ पे डेटा टाइप चेंज किए हैं अपना अरे का। देखो इस बार क्या होता है, G++, मेरा फाइल का नाम क्या है, hashmap.cpp, और इस बार साइज देते हैं हम 8 और इसमें देते हैं अभी, ठीक है, 8 आइटम देते हैं अभी, ठीक है, और यहाँ पे और भी दे देते हैं हम, कुछ भी देते हैं तो नॉन एज, ठीक है, फिर से अभी देते हैं, इसको देते हैं, कितना हो गया, 1 2 3 6, ठीक है, और ईज को यूनिक रहने देते हैं, एक और देते हैं, और एक और रेमोन भी यूनिक है, इसको 2 बार हो गया, ठीक है। तो ये देखो फिर से, ये तुमको पता नहीं चल रहा होगा, इतना हम लोगों का इनपुट है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और देखो पहला बार हम लोग क्या प्रिंट करवाएं, पहला बार प्रिंट करवाएं फर्स्ट फॉर लूप के द्वारा, जो प्रिंट करवा रहे थे ये हम कर रहे थे मोर देन वंस वाला, ठीक है, और दूसरी बार क्या प्रिंट करवाएं, जो यूनिक होगा, ठीक है, ऑकर, सॉरी यहाँ पे ऑकर्स वंस, ठीक है, जो वंस, तो देखो मोर देन वंस में अभी इसको है, ठीक है, और यूनिक में कौन है, इज, राज और रेमोन, ठीक है। देखो अभी 2 बार है, देखो जरा 1 2, नहीं तो तुम हम ऐसा करते हैं ना, 1 2 इंडेल दे देते ताकि सेपरेशन हो जाए दोनों के बीच में और तुमको पता चल जाए कि आउटपुट यहाँ से है, कहाँ से दे, आउटपुट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, देखो सी आउटपुट इंडेल, ठीक है, लो अब तो बहुत नीचे चला जाएगा, ठीक है, और रन करवाते हैं, इनपुट देते हैं, फिर से हम इनपुट कॉपी कर लेते हैं 8 और यहाँ तक मेरा इनपुट था, सॉरी, तो तुम कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, इसका डेटा टाइप मैप में कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो। देखो ये तुम्हारा कौन हो गया, जो मल्टीपल टाइम्स आया, ठीक है, और जो एक ही बार एक बार आया सिर्फ, ठीक है, क्योंकि हमारे कोड में वही है, हमारे कोड में वही है। अगर x इज इक्वल्स टू 1 तो x डॉट फर्स्ट प्रिंट करो, ये लास्ट वाला है, देखो इससे नीचे कुछ नहीं है ना, तो x डॉट फर्स्ट, अगर x इज इक्वल्स टू 1 वाला जो एक ही बार आया है, तो देखो इसमें इज एक ही बार आया है, राज भी एक ही बार आया है, और रेमोन भी एक ही बार आया है, ओके। और देखो उसके पहले था तुम्हारा जो 2 बार से ज़्यादा या 2 बार आया है, ठीक है। तो हम क्या किए, देखो इस बार एक स्ट्रिंग अरे ले लिया, एक स्ट्रिंग अरे ले लिए और उसका फ्रीक्वेंसी नाप लिए, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी चेक कर लिए, बस सारा का सारा कोड हम सेम रखे, सिर्फ वहां पे इसको स्ट्रिंग बना दिए, मेरा काम बन गया। और इसको मैप में हम बता दिए कि मेरा की जो आने वाला है स्ट्रिंग की आने वाला है, ओके। तो तुम कुछ भी ले सकते हो, ओके, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम फ्रीक्वेंसी चेक करना चाहो तो देखो वो भी हम प्रिंट करवा देते हैं एक बार, फॉर ऑटो एक्स इन एम मेरा सी आउट करो। देखो एक चीज बताते हैं कि मेरा तुमको उस दिन भी बताए थे और फिर से देख लो, उस दिन भी बताए थे हम कि एक ही बार ना है, फॉर ऑटो एक्स इन एम, मेरे एक ही स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इसलिए हम यहीं पे लिख देते हैं वो स्टेटमेंट, ठीक है, यहीं पे लिख दिए, ठीक है। तो ये जब लाइन मतलब स्टेटमेंट सिंगल हो तो ब्लॉक देने का कोई जरूरत नहीं है, जस्ट उसके नीचे लिखो, काम बन जाएगा तुम्हारा, ओके। तो तुम देखो तुम्हारा ये काम होता है कि नहीं। फिलहाल के लिए हमको हर एक के लिए इंडेल भी देना होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट के लिए हमको न्यू लाइन में भी चाहिए। देखो
इस बार देखो सबका फ्रीक्वेंसी भी बता देगा कौन कितनी बार आया है। ओके, और ऐसा क्यों हुआ? सॉरी, एक्स एक्स लिख दिए ना, हमको एक्स डॉट फर्स्ट और एक्स डॉट सेकेंड लिखना चाहिए ना। कितने बेवकूफ है। फर्स्ट और ये तुम्हारा एक्स डॉट सेकेंड, ठीक है। अब इंडेंट चाहिए हमको और इसमें सेमीकोलन देते हैं, सॉरी कॉलन देते हैं, और इस बार कंपाइल करवाए और ए से रन करवाए। देखो, ओ इनपुट देना पड़ेगा ना, इनपुट देना पड़ेगा। रुको रुको रुको, हालांकि नहीं नहीं, ये है मेरा इनपुट, ठीक है। अब देखो, देखो सबका फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ईज बताया एक बार, राज बताया एक बार, अभी बताया 2 बार, एक बार रेमोन, इसको 3 बार, ठीक है। तो एक ये आ गया तुम्हारा 2 या 3 बार। देखो अभी 2 बार आया, 3 बार आया, तो ये 2 बार हो गया और 3 बार, और जो एक बार आया वो स्पेस दे दे के एक बार वाला भी प्रिंट कर दिया। तो समझ गए, तुम इसमें कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हो, ओके। और ये तुम्हारा फिलहाल के लिए मैप समाप्त हुआ। और याद रखना, मैप तुम्हारा रिजल्ट ऑर्डर्ड नहीं देगा, ठीक है। ऑर्डर्ड फॉर्म में प्रिंट नहीं करेगा कि तुम पहले अभी इंसर्ट किए तो तुम्हारा अभी का की वैल्यू देगा पहले, ठीक है। वो कुछ भी पहले बाद में दे सकता है, ठीक है। तुमको ज्यादा उससे लगाव है, ऑर्डर्ड फॉर्म में चाहिए तो तुम क्या करो, एक मैप होता है ऑर्डर्ड मैप, जिसमें अनऑर्डर्ड नहीं लिखोगे। हालांकि उससे हमको अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं है, उसके लिए तुमको अभी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। ये तुमको यूज पड़ेगा, ठीक है। यूज करके देखना, अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बताओ अगर फिर से कोई प्रॉब्लम है तो, और उसके बाद हम क्या करेंगे ना, चूंकि काफी टाइम हो गया है तो अब एंड कर देंगे, ओके। तो बताओ, कोई और दिक्कत सत्या? नो सर, क्लियर। चलो ठीक है, काफी अच्छा है। तो वही, अब देखो क्या करेंगे, अब एंड ही कर देते हैं, ओके। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या ओके सर। करेंगे, इस पे आज ही हम फिर से क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। वो 5 क्वेश्चन तो हो ही गया है, ठीक है, जिसमें सर से वो तुम, नोटेशंस, बिग ओ नोटेशंस, वो रह गया था सर। हाँ तो देखो, ये जो है ना बिग ओ और वाला हम तुमको बता देंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट एक दो क्लास में क्लास में बता ही दीजिए बता, सर। हाँ नेक्स्ट में ही बताते हैं। ऐसा करते हैं ना, क्योंकि देखो तुमको हम उस दिन बता रहे थे ना कि ओ ऑफ एन वाला में ये सब क्या होता है, तो हम तुमको थोड़ा सा, क्योंकि अब जाओगे ना तो वेबसाइट पे तुमको वो चीज़ फेस करने को मिल जाएगा कि कौन सा होता है ओ ऑफ एन और ओ ऑफ वन या ओ ऑफ एन स्क्वायर, कौन सा टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी होता है, जो टर्म्स है। क्योंकि बिगिनर लेवल क्वेश्चन में ही जाओगे, इजी लेवल क्वेश्चन में ही, और तुमको देखोगे कि ये क्या लिखा हुआ है, टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी, एरर आने लगेगा, टाइम लिमिट एरर आने लगेगा। तुमको स्टार्ट करने वक्त ही ये पता हो जाना चाहिए। हालांकि ये सब डेटा स्ट्रक्चर में कवर करना है, लेकिन तुमको उतना जरूर बता दिया जाएगा नेक्स्ट में कि क्या करते हैं ना, कि कैसे तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा कोड का लिमिटेशंस कहाँ है। मतलब हम तुमको बता देंगे कि कैसे तुम ओ ऑफ वन में लिखा हुआ है तो इसका कहने का मतलब है कि तुम क्या नहीं बना सकते हो। जैसे अगर स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ वन है तो तुम समझ जाना कि तुम एक्स्ट्रा अरे क्रिएट करने का तुमको इजाज़त नहीं है, ओके। अगर तुमको ओ ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी है तो तुम 2 बार फोर लूप नहीं यूज कर सकते, मतलब 2 बार फोर लूप नहीं, फोर लूप के अंदर फोर लूप नहीं यूज कर सकते हो, मतलब डबल फोर लूप नहीं यूज कर सकते हो, नेस्टेड फोर लूप जिसको बोलते हैं, फोर लूप के अंदर फोर लूप, क्योंकि उसका ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाता है। तो ये सारा क्या टर्म्स है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे, और जो थोड़ा सा ट्रिक्स बाकी है उसको कवर कर लेंगे, और फिर हम लोग लिनक्स स्टार्ट करेंगे और सीपी को कंटिन्यू रखेंगे। देखते हैं कॉन्टेस्ट किस दिन है, तुम लोगों को होमवर्क मिलेगा कॉन्टेस्ट का सवाल सॉल्व करने का, और आज भी हम शेयर वेडनेसडे करते हैं। सर। क्या वेंसडे को है? चलो बहुत अच्छा, वेडनेसडे। यस। ठीक है। तो ठीक है, एंड करते हैं, ओके। और क्वेश्चंस देते हैं तो उसको सॉल्व कर लेना, ओके। जितना जल्दी सॉल्व हो जाए बता दो, और अगर इफ इन केस जरूरत पड़ता है बीच में हिंट का, हेल्प का, तो तुम हमको मैसेज करो, हम हिंट दे दिया करेंगे, ओके। ठीक है, ओके तो सर, हम थैंक यू। आज क्वेश्चन भेजते हैं, ओके। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।